नमस्कार दोस्तों, ज्ञान मीमांसक यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जैसे कि हम अर्जुना करंट अफेयर का एमसीक्यू सीरीज है उसे जो हम है चैप्टर वाइज पढ़ रहे थे। तो देखिए अभी तक के जो हमने 2 दिन में 2 वीडियो में हमने जो है छत्तीसगढ़ करंट अफेयर का पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कर लिया है। लगभग हम 500 क्वेश्चन कर चुके हैं। तो देखिए लगभग 500 क्वेश्चन में छत्तीसगढ़ का जो है पूरा करंट अफेयर कंप्लीट हो चुका है। अब वही लगभग और हम 500 क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए ये जो आज का दिन जो है तीसरा दिन और तीसरा वीडियो है। तो ये तीसरा दिन का तीसरा वीडियो है। तो इसमें जो है हम अब नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर स्टार्ट करने वाले हैं। यदि आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जाकर देख सकते हैं। एकदम फास्ट मोड में हमने एक एक वीडियो में लगभग 250+ क्वेश्चन जो है किए हैं। तो चलिए अब यहाँ से हम जो है नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ताकि और ज़्यादा लोगों को यह वीडियो दिख सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक था नेशनल इंटरनेशनल में चर्चित व्यक्तित्व। तो वहीं से जो है हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए चर्चित व्यक्तित्व में जो है पहला, तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, दिसंबर 2024 में टाइम पत्रिका द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर हेतु किसे चुना गया है। तो आप देखे हैं कि यहाँ इसका पहला ही ऊपर में ही दिया गया है। देखिए डोनाल्ड ट्रंप को जो है टाइम मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है। तो मतलब टाइम मैगजीन में जो है पर्सन ऑफ द ईयर के फेस से चुना गया है डोनाल्ड ट्रंप जी को। तो देखिए ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, डोनाल्ड ट्रंप पर्सन ऑफ द ईयर टाइम मैगजीन में। दूसरा देखिए, नवंबर 2024 में भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक कैग के रूप में नियुक्त किया गया है। तो आप सबको पता है कि कैग किन्हें नियुक्त किया गया है, के संजय मूर्ति। तो के संजय मूर्ति जो है भारत के नए कैग के रूप में नियुक्त किए गए हैं। नवंबर 2024 में कोलकाता में टाटा स्टील शतरंज इंडिया टूर्नामेंट में ब्लिट्ज खिताब किसने जीता है। तो देखिए टाटा स्टील शतरंज टूर्नामेंट है, इसमें ब्लिट्ज खिताब जीतने वाले व्यक्ति का नाम बताना है। तो ये कौन थे, मैग्नस कार्लसन। तो मैग्नस कार्लसन जीते हैं, ये विश्व विजेता रह चुके हैं, ग्रैंड विश्व विजेता रह चुके हैं ये। ठीक, तो जैसे अभी जो है डी गुकेश बने हैं अभी शतरंज के ग्रैंड मास्टर विश्व विजेता के रूप में। तो उनसे पहले ये जो है लगभग 4 बार जो है विश्व विजेता बन चुके हैं। चलिए आगे देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 से 21 नवंबर 2024 तक किन 3 देशों की यात्रा कर रहे हैं। तो देखिए 16 से 21 नवंबर 2024 को, तो इस समय जो है प्रधानमंत्री कहाँ की यात्रा पे थे, नाइजीरिया, ब्राजील और गयाना। तो नाइजीरिया, ब्राजील और गयाना का नाम याद रखेंगे। यहाँ 16 से 21 नवंबर तक के जो है 3 देशों की यात्रा किए हैं। एक देश एक चुनाव संबंधित 119वें विधेयक 2024 विचार हेतु गठित संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं। तो इस समिति के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं। तो देखिए एक चुनाव एक देश के लिए एक समिति गठन किया गया था पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में। ठीक, तो उसके बाद जो है उसमें चर्चा करने के लिए एक संसदीय समिति बनाया गया है, संयुक्त संसदीय समिति, जिसके अध्यक्ष बनाए गए हैं पीपी चौधरी जी को। तो पीपी चौधरी जो है इसके अध्यक्ष हैं। आगे देखिए, हाल ही में के सी वेणुगोपाल को किस पद पर नियुक्त किया गया है। तो इससे संबंधित क्वेश्चन हम पहले भी देखे हैं। तो के सी वेणुगोपाल को किस पद के लिए, तो लोक लेखा समिति के प्रमुख के रूप में नियुक्त किए गए हैं के सी वेणुगोपाल को। भारत के वर्तमान 91वें क्रम के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई किसे नियुक्त किया गया है। तो अभी 91वें क्रम के कौन हो गए, 51वें क्रम के कौन हो गए हैं, संजीव खन्ना। तो संजीव खन्ना को नियुक्त किया गया है 91वें क्रम के। इससे पहले जो है डी वाई चंद्रचूड़ जो है 50वें क्रम के थे। ठीक, चलिए आगे देखिए, दिसंबर 2024 में नेटुम्बो नंदी नतहवा किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया है। तो याद रखेंगे नाम है ये नेटुम्बो नंदी नतहवा। तो ये जो है कहाँ, नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति नियुक्त की गई है। तो पहली निर्वाचित हुई है, याद रखेंगे निर्वाचित हुई है, पहली महिला राष्ट्रपति है। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है, नेटुम्बो नंदी नतहवा नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति है। दिसंबर 2024 में कौन श्रीलंका की दूसरी महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है। तो श्रीलंका की दूसरी महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है आप देखेंगे, तो यह है मृदु फर्नांडो। तो फर्नांडो याद रखेंगे, मृदु फर्नांडो, यह जो है श्रीलंका की दूसरी महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है, मृदु फर्नांडो। ठीक, अगला देखिए, दिसंबर 2024 में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है। तो शक्तिकांत दास के स्थान पर जो है अब किन्हें नियुक्त किया गया है, संजय मल्होत्रा को। तो संजय मल्होत्रा जो है आरबीआई के नए गवर्नर नियुक्त किए गए हैं। इससे पहले कौन थे, शक्तिकांत दास जी थे। आगे देखिए, नवंबर 2024 में अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव किसने जीता है। तो अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव अभी देखें डोनाल्ड ट्रंप जी द्वारा जीता गया है। किसे, कमला हैरिस को हरा करके। अंतरिक्ष की सैर करने वाला प्रथम भारतवंशी पर्यटक का नाम बताइए। तो अंतरिक्ष सैर करने वाले पहले पर्यटक कौन बने हैं भारत के, तो इनका नाम है गोपी थोटाकुरा। तो गोपी थोटाकुरा जो है भारतीय मूल के प्रथम व्यक्ति हैं जिन्होंने अंतरिक्ष की सैर किया है। ठीक, एक पर्यटक के रूप में सैर किया है गोपी थोटाकुरा। अगर देखिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री अतिशी मार्लेना को किस प्रशासक उपराज्य द्वारा शपथ दिलाया गया है। तो किसके द्वारा शपथ दिलाया गया है, तो यह जो है विनय कुमार सक्सेना इस समय जो है उपराज्यपाल थे दिल्ली के, उन्हीं के द्वारा जो है शपथ दिलाया गया है।
उसके बाद है संघ लोक सेवा आयोग के नवीनतम अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी किन्हें नियुक्त किया गया है? प्रीति सूदन जी को जो है यूपीएससी के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक, चलिए उसके बाद देखिए रविचंद्र अश्विन से पहले टेस्ट इतिहास में 500 विकेट लेने वाले एकमात्र भारतीय क्रिकेटर कौन थे? तो देखिए अश्विन द्वारा जो है रिकॉर्ड तोड़ा गया है। तो 500 टेस्ट मैच में जो है 500 विकेट लेने का रिकॉर्ड जो है तोड़ा गया है अश्विन द्वारा। पहले यह रिकॉर्ड इनके नाम पर था, अनिल कुंबले। तो अनिल कुंबले द्वारा जो है 500 विकेट जो है लिया गया था, इसे जो है तोड़ा गया है अश्विन द्वारा। ठीक, भारत में वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो मुख्य चुनाव आयुक्त पूछा गया है तो राजीव कुमार। वर्तमान 91 क्रम के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल कब तक रहेगा? तो कार्यकाल बताना है आपको 91, अर्थात संजीव खन्ना है, उनका जो है कार्यकाल कब से कब तक रहेगा बताइए। तो यह जो है कब से कब तक रहेगा? 11 नवंबर को उनके द्वारा शपथ लिया गया था, जो 13 मई 2025 तक रहेगा। तो 11 नवंबर 2024 से 13 मई 2025 तक के उनका कार्यकाल है। ठीक, चलिए अब आगे देखिए यहाँ 23 जनवरी 2024 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 127वीं जयंती किस दिवस के रूप में मनाई गई? तो यह जो है पिछले 4-5 सालों से जो है पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जा रहा है सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती को। तो याद रखेंगे पराक्रम दिवस 23 जनवरी 2024 को मनाया गया है। रतन टाटा के निधन के बाद टाटा ग्रुप के चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो सबको पता है नोबल टाटा को नियुक्त किया गया है चेयरमैन के रूप में। भारतीय थल सेना के वर्तमान प्रमुख आर्मी चीफ कौन है? तो भारतीय थल सेना के पूछा गया है। तो थल सेना के कौन है? उपेंद्र द्विवेदी जी। तो उपेंद्र द्विवेदी जो है थल सेना के प्रमुख है। आगे देखिए किस प्रमुख भारतीय संगीतकार को फ्यूजन बैंड शक्ति का हिस्सा है? इन्होंने अपनी नवीनतम एल्बम दिस मोमेंट के लिए सर्वश्रेष्ठ वैश्विक संगीत एल्बम श्रेणी में ग्रैमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो देखिए जो फ्यूजन बैंड शक्ति के विजेता है तो ग्रैमी अवार्ड से नवाजा गया है। तो कौन है? देखिए शंकर महादेवन और जाकिर हुसैन। तो यहाँ ऑप्शन जो दिया गया है उसके आधार पर देंगे। तो शंकर महादेवन और जाकिर हुसैन, इन्हें जो है इनका एल्बम दिस मोमेंट के लिए जो है सर्वश्रेष्ठ वैश्विक संगीत एल्बम श्रेणी के रूप में ग्रैमी पुरस्कार दिया जाता है। ग्रैमी पुरस्कार डिटेल से पढ़े हुए हैं हम करंट अफेयर में। अनुभवी भारतीय शास्त्रीय संगीतकार राकेश चौरसिया कौन सा संगीत वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो राकेश चौरसिया का है बांसुरी वादक है। तो प्रसिद्ध बांसुरी वादक है कौन? राकेश चौरसिया। केंद्रीय निर्वाचन आयोग द्वारा सितंबर 2024 में राष्ट्रीय दिव्यांगजन श्रेणी पीडब्ल्यू के लिए राष्ट्रीय आइकन किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए ये जो है नेशनल आइकन। तो नेशनल आइकन किन्हें नियुक्त किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा राकेश कुमार। तो केंद्रीय निर्वाचन आयोग द्वारा नेशनल आइकन के रूप में जो है दिव्यांगजन के लिए, राष्ट्रीय दिव्यांगजन के लिए नेशनल आइकन के रूप में राकेश कुमार को नियुक्त किया गया है, घोषित किया गया। ठीक, और अगला क्वेश्चन भी इसी प्रकार है। देखिए केंद्रीय निर्वाचन आयोग द्वारा मार्च 2024 में, तो सितंबर 2024 था, ये मार्च 2024 में लोकसभा चुनाव हेतु मतदाता जागरूकता के लिए राष्ट्रीय दिव्यांगजन श्रेणी में किस खिलाड़ी को नेशनल आइकन घोषित किया गया है? तो ये मार्च 2024 के लिए, वो सितंबर 2024 के लिए था। ठीक, तो ये लोकसभा चुनाव के लिए था। तो इस समय किन्हें नियुक्त किया गया था? तो इस समय जो है शीतल देवी को जो है नियुक्त किया गया था नेशनल आइकन के रूप में। किनके लिए? राष्ट्रीय दिव्यांगजन श्रेणी के लिए, पीडब्ल्यूडी श्रेणी के लिए। अगर देखिए 27वां पेरिस ओलंपिक 2024 में खिलाड़ियों के संबंध में विचार कर सत्य कथन का चयन कीजिए। तो पैरा ओलंपिक के संबंधित कथन दिए गए हैं, उसे पढ़िएगा पहले, उसके बाद उत्तर देना है। देखिए भारत के लिए प्रथम स्वर्ण पदक निशानेबाजी में अवनी लेखा ने जीता है। तो यह जो है पहली बार जो है अवनी लेखा द्वारा निशानेबाजी में पहला स्वर्ण पदक जीता गया है पैरा ओलंपिक्स में। ठीक, ये सही है। तो उसके बाद हरिवंदर सिंह ने तीरंदाजी में पुरुषों के लिए व्यक्तिगत रिकवर ओपन में स्वर्ण पदक जीता है। तो स्वर्ण पदक जीता है, आप जान रहे हैं हरविंदर सिंह कौन से खेल से संबंधित है? तीरंदाजी। तो यह भी जो है सही है। राकेश कुमार व शीतल देवी ने तीरंदाजी में मिश्रित टीम कंपाउंड ओपन में कांस्य पदक जीता है। ठीक, तो ये भी सही है। तो उपरोक्त तीनों कथन जो है सही हो जाएंगे। आगे देखिए दिए गए कथन में सुमेलित करना है। तो सुमेलित कीजिए कथन को। तो देखिए सबसे पहला क्या दिया गया है, इसमें सुमेलित नहीं है बताना है। ठीक, तो कौन सा सुमेलित नहीं है पूछा गया है? तो सुषमा स्वराज, इसके संबंध में क्या है? दिल्ली की प्रथम महिला मुख्यमंत्री है। तो ये बिल्कुल सही है, सुषमा स्वराज जो है दिल्ली की प्रथम मुख्यमंत्री है। अतिशी मालेनी दिल्ली की प्रथम युवा मुख्यमंत्री है। तो दिल्ली की सबसे युवा मुख्यमंत्री बोलना चाह रहे हैं ये, तो ये जो है गलत हो जाएगा। तो ये सबसे युवा नहीं है, इनके पहले भी एक इनसे भी पहले ज्यादा युवा रह चुके हैं, तो ये दूसरे नंबर के हैं। तो यही जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो ये जो है गलत है। उसके बाद अरविंद केजरीवाल देख सकते हैं, मुख्यमंत्री पद में रहते हुए गिरफ्तार होने वाले भारत के प्रथम मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल। वही शीला दीक्षित जो है दिल्ली की द्वितीय क्रम की महिला, दूसरी क्रम की जो है महिला मुख्यमंत्री। उसके बाद तीसरी क्रम की महिला मुख्यमंत्री अतिशी मार्लेना है। ठीक, उसके बाद देखिए अब अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध लेखक सलमान रुश्दी की किस किताब को भारत में 36 साल के प्रतिबंध पश्चात भारत में प्रकाशन की अनुमति दिया गया है? तो देखिए लेखक है इस पुस्तक के सलमान रुश्दी, इनका किताब 36 साल तक प्रतिबंधित था, अब फिर से उन्हें जो है फिर से प्रकाशित करने के लिए अनुमति दिया गया है। तो यह पुस्तक का नाम याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सेनेटिक वर्सेस, तो सेनेटिक वर्सेस जो है इनकी पुस्तक है सलमान रुश्दी का, जी 36 साल बाद जो है इसका प्रतिबंध हटाया गया है।
नवंबर 2024 में विधानसभा चुनाव के बाद झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में कौन शपथ लेंगे? तो कौन से हैं? हेमंत सोरेन जो है फिर से जो है शपथ लेने वाले हैं झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में। आगे देखिए, दिसंबर 2024 में किस देश के सेना अध्यक्ष अशोक राज सिंगडेल को भारतीय सेना के जनरल की मानक रैंक प्रदान की गई है? तो ये कहाँ के हैं अशोक राज सिंगडेल? ये जो है नेपाल के हैं, सॉरी नेपाल के हैं ये, नेपाल। तो याद रखेंगे नेपाल के हैं सेना अध्यक्ष अशोक राज सिंगडेल, इन्हें भारतीय सेना के जनरल मानक रैंक से प्रदान किया गया है। ठीक, उसके बाद देखिए, दिसंबर 2024 में किस देश के राष्ट्रपति यून सुक योल के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाया गया? तो याद आप सुने ही होंगे न्यूज में, यून सुक योल यह जो है कहाँ के हैं? दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति हैं, इनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पारित हुआ है। ठीक, देखिए यहाँ फिर से सुमेलित करना है आपको, जो है ये सेना प्रमुख है और ये कौन से सेना के प्रमुख है आपको बताना है। तो दिनेश कुमार त्रिपाठी, तो दिनेश कुमार त्रिपाठी ये कौन से सेना के हैं? तो ये जो है नौसेना प्रमुख है। दिनेश कुमार त्रिपाठी नौसेना प्रमुख है। उपेंद्र द्विवेदी हम देखें अभी थल सेना प्रमुख है, तो ये थल सेना प्रमुख है। अमृत मोहन सिंह, तो मोहन सिंह जो है एसएसबी, तो एसएसबी के प्रमुख है मोहन सिंह। उसके बाद देखिए वी श्रीनिवासन, तो ये जो है एनएसजी के प्रमुख है, राष्ट्रीय सुरक्षा बल एनएसजी, इसके प्रमुख है वी श्रीनिवासन। तो इस प्रकार आप सम्मिलित कर सकते हैं। तो ये पहला टॉपिक हो गया चर्चित व्यक्तित्व। तो अब देखेंगे हम चर्चित स्थल। अब चर्चित स्थल देखिए, अगर आपको हमारा वीडियो अभी तक पसंद आ रहा है तो अगर आप लाइक नहीं किए हैं तो एक बार लाइक को दबा दीजिएगा। ठीक, तो चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में खोजी गई प्राचीन पत्थर की दीवार कहाँ स्थित है? तो हाल ही में खोजा गया है प्राचीन पत्थर की दीवार, वह कहाँ से खोजा गया है? बाल्टिक सागर से। बाल्टिक सागर से जो है प्राचीन पत्थर की दीवार खोजा गया है। आगे देखिए, भारत सरकार द्वारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर क्या रखा गया है? बहुत चर्चे में था, तो क्या रखा गया है? श्री विजयपुरम। तो श्री विजयपुरम हो गया है, पोर्ट ब्लेयर का जो है नया नाम श्री विजयपुरम हो गया है। भारत की पहली वर्टिकल लिफ्ट रेलवे समुद्री पुल न्यू पंबन पुल का निर्माण किस कंपनी द्वारा किया गया है? तो देखिए न्यू पंबन पुल हम पढ़े थे कि यह जो है कहाँ समुद्र में बन रहा है, जिसमें ट्रेन भी चलेगा और यहाँ जो है एक ऐसे वर्टिकली फॉर्म में बना जा रहा है। तो इसे ओपन कर देने के बाद जो है यहाँ से शिप आ भी जा सकते हैं, शिप जो है पानी का जहाज, और उसके बाद जो है इसमें ट्रेन भी चलेगा। तो जहाँ भी ट्रेन चला जाता है, जहाँ भी ट्रेन, तो उसे जो है रेलवे कंपनी द्वारा बनाया जाता है। तो रेलवे विकास निगम लिमिटेड द्वारा जो है इस नया पुल का निर्माण किया गया है। ठीक, तो याद रखेंगे रेलवे विकास निगम द्वारा न्यू पंबन पुल का निर्माण किया गया है। आगे देखिए, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भारत की 43वां विश्व धरोहर स्थल के रूप में किस स्थल को स्थान दिया गया है? तो 43वां कौन सा स्थल बन गया है? तो इस बार जो है नया कौन सा? मोइदम कब्रिस्तान। तो नया मोइदम कब्रिस्तान ये कहाँ है? असम। तो असम में जो है अहोम राजवंश का यह जो है कब्रिस्तान है, अहोम राजवंश का कब्रिस्तान है, जिसे यूनेस्को द्वारा 73वां विश्व धरोहर स्थल के रूप में भारत में चिन्हित किया गया है। तो भारत का 73वां स्थान हो गया यह। ठीक, सांस्कृतिक शैली में चुना गया है इसे। अगला देखिए, यूनेस्को द्वारा भारत के प्रथम साहित्य शहर का दर्जा किस शहर को प्रदान किया गया है? तो साहित्य शहर का पहला दर्जा जो है उसे दिया गया है कोच्चिकोड। तो ये पिछले वर्ष 2023 में दिया गया था कोच्चिकोड को जो है साहित्य शहर के रूप में, यूनेस्को सूची में यह भी शामिल है साहित्य शहर के रूप में। अगला देखिए, 17वीं शताब्दी में निम्नलिखित जल प्रबंधन प्रणाली की खोज भारत में किस स्थान पर वर्तमान में की गई है? तो जल प्रबंधन प्रणाली की खोज जो है कहाँ किया गया है? तो खूनी भंडारा। तो याद रखेंगे खूनी भंडारा में जो है 17वीं सदी के निर्मित जल प्रबंधन प्रणाली की खोज किया गया है। ठीक, खूनी भंडारा स्थान का नाम याद रखेंगे। अगला है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स एवं पैरा गेम्स का आयोजन अप्रैल 2025 में भारत के किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स और पैरा गेम्स, इन दोनों का आयोजन कहाँ होने वाला है? बिहार में होने वाला है। हम पहले भी पढ़े थे, बिहार में इसका आयोजन किया जाएगा। भारत में प्रथम हिंदी साहित्य का भाषा संग्रहालय किस स्थान पर स्थापित किया जा रहा है? तो हिंदी साहित्य का भाषा संग्रहालय कहाँ? काशी वाराणसी में स्थापित किया जा रहा है, काशी वाराणसी में। हाल ही में कौन सा राज्य समान नागरिक संहिता लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? तो अभी चर्चा में था, आप देखे ही होंगे। तो उत्तराखंड जो है पहला राज्य बना है, यह जो है पहला राज्य बन चुका जहां जो है नागरिक संहिता लागू किया जाएगा। राज्य समान नागरिक संहिता जारी करने वाला पहला राज्य बन चुका है। तो यहाँ जो है यूनिवर्सल सिविल कोड जो है लागू होगा उत्तराखंड में। आगे देखिए, विश्व शिल्प परिषद द्वारा भारत में विश्व शिल्प नगरी के रूप में किस स्थान को चिन्हित किया गया है? तो विश्व शिल्प के रूप में किसे चिन्हित किया गया है? श्रीनगर को। तो जम्मू कश्मीर का श्रीनगर शहर को जो है विश्व शिल्प के रूप में यूनेस्को द्वारा चर्चित किया गया, विश्व शिल्प परिषद द्वारा चिन्हित किया गया है। और देखिए ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, गर्भपात के अधिकार को अपने संविधान में शामिल करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना है? तो यह जो है कौन सा देश है? फ्रांस। तो फ्रांस द्वारा जो है गर्भपात के अधिकार को संविधान में शामिल किया गया है, तो पहला देश है ये। उसके बाद देखिए C295, तो C295 सैन्य विमान के निर्माण के लिए टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन कहाँ किया जा रहा है? तो यह जो है बड़ोदरा, गुजरात के बड़ोदरा में किया जा रहा है। C295 सैन्य विमान के निर्माण के लिए टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन बड़ोदरा गुजरात में किया जा रहा है। अब यहाँ देखिए, चक्रवात दाना जो 25 अक्टूबर 2024 को आया था तटीय क्षेत्र उड़ीसा में, तो उड़ीसा क्षेत्र में आया हुआ था यह दाना। तो दाना चक्रवात यह
कहाँ टकराया था पूछा गया है। तो यह जो है दो है, भीतरकनिका और धमरा। तो भीतरकनिका धमरा यह जो है समुद्र से लगा हुआ है, तो बे ऑफ बंगाल में। तो यहाँ टकराया हुआ था दाना, ठीक, तो दाना जो है टकराया हुआ था यहाँ। उसके बाद देखिए 2026 राष्ट्रमंडल खेल किस शहर में आयोजित किए जाएंगे। तो 2026 का राष्ट्रमंडल खेल किस शहर में आयोजित किया जाना है, ग्लासगो। तो ग्लासगो में किया गया राष्ट्रमंडल खेल किस शहर में आयोजित किया गया है, ग्लासगो में 2026 का किया जाएगा। 2025 के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान किस देश ने अंतरराष्ट्रीय बिग कैटस एलायंस पहल का शुरुआत किया है। तो अंतरराष्ट्रीय बिग कैटस एलायंस पहल का शुरुआत किस द्वारा किया गया है, तो याद रखेंगे भारत द्वारा जो है ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में इस एलायंस का शुरुआत किया गया, अंतरराष्ट्रीय बिग कैटस एलायंस का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 अक्टूबर 2024 को बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन किया है। तो याद रखेंगे बंजारा विरासत संग्रहालय यह कहाँ किया गया है, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का कहाँ किया गया है, पोहर देवी वासिम। तो वासिम के पोहर देवी स्थान पे किया गया है। तो वासिम जिला है, इसी के पोहर देवी स्थान पे किया गया है महाराष्ट्र में बंजारा विरासत संग्रहालय। मार्च 2024 में भारत के कितने स्थलों को यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है। तो भारत के 6 स्थलों को शामिल किया गया है। यह जो है सभी को, हाँ, मध्य प्रदेश के 6 स्थल से हम देखे थे करंट अफेयर में, अब एक बार जाके जो है देख सकते हैं। यहाँ अगला क्वेश्चन में भी कुछ को दिया गया है। तो देखिए वर्तमान में मध्य प्रदेश का चंबल घाटी यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है। इसकी विशेषता क्या है, तो चंबल घाटी उन 6 में से एक है, तो इसे भी शामिल किया गया है। तो इसकी विशेषता क्या है, तो इसकी विशेषता आप जान रहे हैं, प्राकृतिक चट्टानों एवं रंग बिरंगे कला स्थल के रूप में प्रसिद्ध है चंबल घाटी। इसे जो है शामिल किया गया है अस्थायी सूची में। तो प्राकृतिक चट्टानों और रंग बिरंगे कला स्थल के लिए प्रसिद्ध है। आगे देखिए नवंबर 2024 में मणिपुर के किस जिले में मैतेई और कुकी समुदाय के मध्य जातिगत हिंसा प्रारंभ हुआ था। तो देखिए ये जो है नवंबर 2024, ये जो है बहुत पहले हुआ है, उससे पहले भी। तो मणिपुर में कहा मैतेई और कुकी द्वारा किस जिले में किया गया था यह हिंसा, आपको बताना है। तो ये इसका आंसर है जिरीबाम जिला। तो जिरीबाम में हुआ था यह हिंसा जो चला था, मणिपुर का मैतेई कुकी समुदाय के मध्य जो हिंसा चला है वह जिरीबाम जिले में चला था। आंध्र प्रदेश के किस स्थल पर नवीनतम मिसाइल परीक्षण केंद्र स्थापना हेतु सुरक्षा मामले की कैबिनेट समिति द्वारा स्वीकृति दी गई है। तो नवीन मिसाइल परीक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा आंध्र प्रदेश में, वो किस स्थान पर किया जाएगा, नागियालंका। तो नागियालंका में किया जाएगा। तो ये भी जो है कहाँ है, सतीश धवन। तो सतीश धवन जो अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र है उसी के पास स्थित है नागियालंका, वहीं से जो है यहाँ स्थापित किया जा रहा है। तो इसकी अनुमति कैबिनेट समिति द्वारा दे दिया गया है। अगला देखिए वधावन बंदरगाह। तो वधावन बंदरगाह भारत के सबसे गहरे पानी की बंदरगाह की श्रेणी में आने वाला बंदरगाह है। यह किस राज्य में स्थित है, तो वधावन बंदरगाह किस राज्य में है, महाराष्ट्र में। ठीक, तो यह जो है भारत के सबसे गहरे पानी की बंदरगाह की श्रेणी में आ गया है। वधावन बंदरगाह महाराष्ट्र में स्थित है। भारत का सबसे ऊंचा बांस टावर छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थापित किया गया है, तो आप जान रहे हैं बेमेतरा में है। अगर देखिए पैरा एथलीट के प्रशिक्षण एवं प्रोत्साहन हेतु विश्व का प्रथम सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित पैरा खेल केंद्र की स्थापना हेतु भारत सरकार द्वारा घोषणा किया गया है। तो यह खेल कहां बनने वाला है, सबसे ऊंचाई पर स्थित पैरा एथलीट प्रशिक्षण केंद्र, तो यह लेह में बनने वाला है, लद्दाख के लेह में। नेपाल सरकार द्वारा किस भारतीय स्थल को अपनी मुद्रा में चित्रित किया गया है जिसके खिलाफ भारत सरकार ने अपना कड़ा विरोध दर्ज किया गया है। तो 3 क्षेत्र को किया गया था, हम देखे थे। तो कौन कौन सा था, काला पानी, लिपुलेख और लिपियाधुरा। तो ये तीनों क्षेत्र भारत का क्षेत्र है जिसे नेपाल द्वारा जो है अपने चित्र जो मुद्रा जारी किया गया है उसमें मानचित्र में, उसमें मानचित्र है, उसमें जो है इन चारों को जो है अपने क्षेत्र में दर्शाया गया है नेपाल द्वारा। तो इसके ऊपर विरोध दर्ज किया गया है भारत सरकार द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। तो काला पानी, लिपुलेख और लिपियाधुरा तीनों है। अब अगला देखिए कथन पहला है, वर्तमान में कंबोडिया स्थित अंकोर वाट मंदिर को विश्व का 8वां आश्चर्य घोषित किया गया है। तो ये जो है वंडर ऑफ 7 पहले थे, उसमें जो है वंडर ऑफ 8 हो गए हैं, पिछले वर्ष ये घोषणा कर दिया गया था। ठीक, तो यह कहाँ है, कंबोडिया में स्थित है और ये जो है विश्व का 8वां आश्चर्य घोषित किया गया है। ठीक, तो इसका आप देखिए दूसरा है, इस मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में खमेर राजवंश के, तो खमेर राजवंश के राजा सूर्यवर्मन द्वितीय द्वारा बनवाया गया था, जो विश्व में सर्वाधिक क्षेत्रफल में विस्तृत मंदिर है। तो यह जो है सर्वाधिक क्षेत्रफल में विस्तृत मंदिर है। तो देखिए तो इन दोनों कथन जो है बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब इसके आगे प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को आंध्र प्रदेश के पलनाडु जिले के धरनीकोटा में जांच के दौरान किस लिपि के शिलालेख प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ आंध्र प्रदेश के पलनाडु में जो है किस लिपि की प्राप्त होते हैं, ब्राह्मी लिपि। तो ब्राह्मी लिपि के जो है शिलालेख प्राप्त हुए हैं, तो अभी उसका जांच चल रहा है। हो सकता है ब्राह्मी लिपि का है तो वह जो है अशोककालीन निकल सकता है। तो अभी उसका जांच चल रहा है, अभी उसका निष्कर्ष नहीं निकाला गया है। तो अभी ब्राह्मी लिपि के प्राप्त हुए हैं, यह बस पता चला है। उसके बाद देखिए महाराष्ट्र के पालघर में भारत के सबसे गहरे पानी बंदरगाह की श्रेणी में बंदरगाह वधावन बंदरगाह की आधारशिला रखी गई थी। तो अभी हम देखे हैं कहाँ है वधावन, यह महाराष्ट्र के पालघर के क्षेत्र में रखा गया है। तो यह जो है आधारशिला कब रखा गया था इसका, 30 अगस्त 2024 को। तो 30 अगस्त 2024 याद रखेंगे, 30 अगस्त 2024 को वधावन बंदरगाह की आधारशिला रखी गई थी।
अगला है अगस्त 2024 में WHO द्वारा नेपाल के किस स्थल को एशिया का दूसरा सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है। तो देखिए नेपाल का है उसे एशिया का दूसरा सबसे स्वस्थ शहर घोषित किया गया है। तो वह कौन सा क्षेत्र है, वह कौन सा क्षेत्र है, धूलीखेल। तो धूलीखेल, तो देखिए नाम है धूलीखेल, परंतु जैसे है सबसे दूसरा सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है एशिया का। तो पूरे एशिया का दूसरा सबसे स्वच्छ शहर है नेपाल का धूलीखेल, याद रखेंगे धूलीखेल। भारत सरकार ने जनजातीय संस्कृति और विरासत के संरक्षण व संवर्धन हेतु किस स्थल पर नवीन केंद्र बनाने की घोषणा किया गया है। तो कहाँ जो है नवीन केंद्र बनाना जाएगा, झारखंड में। तो याद रखेंगे झारखंड के पदमपुर में जो है जनजातीय संस्कृति और विरासत के संरक्षण के संवर्धन हेतु एक नए स्थल घोषित किया जा रहा है, पदमपुर झारखंड में केंद्र बनाया जाएगा। फरवरी 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्वदेश निर्मित प्रथम हाइड्रोजन सेल नौका, तो पहला हाइड्रोजन सेल नौका इसका शुभारंभ किया गया था। तो कहां से किया गया था आपको बताना है। तो यह जो है तमिलनाडु के थुथुकुंडी से किया गया था। तमिलनाडु के थुथुकुंडी, यहां से जो है भारत में निर्मित पहला स्वदेशी हाइड्रोजन सेल नौका जिसका नाम था फेरी। तो फेरी इसका जो है प्रारंभ किया गया है, फेरी का कहा, तमिलनाडु के थुथुकुंडी में। आगे देखिए राष्ट्रपति भवन स्थित दो महत्वपूर्ण परिसर हैं। कौन कौन से परिसर, दरबार हाल और अशोक हाल। इनका नाम बदल करके अब क्या रखा गया है, दरबार हाल का नाम क्या रखा गया है, दरबार हाल का नाम गणतंत्र मंडप रखा गया है और अशोक हाल का नाम अशोक मंडप रखा गया है। तो दरबार हाल था मंडप हो गया गणतंत्र मंडप, अशोक हाल जो है अशोक मंडप हो गया है। असम के चराई देवी जनपद में स्थित अहोम राजवंश के राजाओं को दफनाने के प्रतीक मोइदम को यूनेस्को की विरासत सूची में शामिल किए जाने के साथ ही भारत में यूनेस्को की विरासत सूची की संख्या कितनी हो गई है, तो अब जो है 43 हो गया है विरासत सूची की। तो ये से पढ़ चुके हैं। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन से देश संघाई सहयोग संगठन का 10वां और नवीनतम सदस्य बना है। तो संघाई का देखिए, तो संघाई का नया कौन सा बना है, बेलारूस। और वही जो है ब्रिक्स का पूछा जाए तो ब्रिक्स का नया सदस्य किन्हें बनाया गया है, तो यह जो है इंडोनेशिया को बनाया गया है। याद रखेंगे, ऐसे प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। तो संघाई का नया सदस्य बेलारूस हो गया है और ब्रिक्स का नया सदस्य इंडोनेशिया हो गया है। अगला देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटन किया गया सुदर्शन सेतु निम्नलिखित में से कहां स्थित है। तो सुदर्शन सेतु कहां बनाया गया है, यह जो है गुजरात, तो गुजरात के ओखा में। ठीक, तो ये जो सोमनाथ मंदिर है उसी से जोड़ने के लिए बनाया गया, जो सोमनाथ मंदिर जो कृष्ण मंदिर है उसे जोड़ने के लिए बनाया गया है ओखा में। तो सुदर्शन सेतु गुजरात में किन दो स्थलों के मध्य बनाया गया है, तो ओखा और द्वारका। तो ये द्वारका है, द्वारका कृष्ण जी की मंदिर है उसे, और ओखा, इन दोनों को जोड़ने के लिए जो है एक क्या सुदर्शन सेतु बनाया गया है, ओखा गुजरात में। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन से देश औपचारिक रूप से उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन अर्थात नाटो का 32वां सदस्य बना है। तो 32वां नाटो का 32वां सदस्य कौन सा बना है, तो यह जो है स्वीडन बना है। तो देख लीजिए तीन जो है अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसके नए सदस्य, एक कौन था, संघाई। तो संघाई का कौन सा बना है, बेलारूस, और ब्रिक्स का बना है इंडोनेशिया, और नाटो का कौन बना है 32वां सदस्य, स्वीडन बना हुआ है। पुराने शहरों के नाम बदलकर नए नाम रखे जाने के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो यहाँ बताना है किनका नाम जो नया रखा गया है। तो इलाहाबाद का आप जान रहे हैं प्रयागराज रखा गया है, और आप देखेंगे औरंगाबाद का भी छत्रपति संभाजी नगर रखा गया है। उसके साथ साथ याद रखेंगे इन दोनों को भी, अहमदनगर का नाम अहिल्या नगर रख दिया गया है, उस्मानाबाद का नाम जो है धाराशिव रख दिया गया है। तो सभी जो है कथन सही है क्योंकि सभी नाम बदलने किए गए हैं। इलाहाबाद प्रयागराज, अहमदनगर जो है अहिल्या नगर, औरंगाबाद जो है छत्रपति संभाजी नगर, उस्मानाबाद धाराशिव नगर। आगे देखिए निम्नलिखित में से किस देश में विकासशील देशों के समूह ब्रिक्स में शामिल होने की औपचारिक स्वीकृति मिलने के बाद इस समूह में शामिल न होने का निर्णय लिया था। तो कौन सा देश था, वह अर्जेंटीना था। तो इथियोपिया शामिल है, ईरान शामिल है, परंतु अर्जेंटीना जो है शामिल नहीं हुआ था। और एक और देश कौन सा था, तो यह जो है सऊदी अरब। तो सऊदी अरब भी जो है एक ऐसी देश है, तो यहाँ ऑप्शन में सऊदी अरब भी होता तो वो भी आंसर हो जाता। भारत किस द्वीप समूह पर नया नौसैनिक अड्डा नेवल बेस स्थापित करने जा रहा है। तो कौन सा जो है स्थापित करने जा रहा है, तो मिनिकॉय। तो भारत के किस द्वीप पर स्थापित किया जाएगा नया नौसैनिक अड्डा, तो मिनिकॉय। तो मिनिकॉय में जो है स्थापित किया जाएगा। भ्रष्टाचार बोझ सूचकांक में कौन सा देश का प्रथम स्थान है, तो इसमें भ्रष्टाचार बोझ सूचकांक में जो है कौन सा, डेनमार्क जो है प्रथम स्थान पे है। और वर्ल्ड साइबर क्राइम सूचकांक में कौन सा देश प्रथम स्थान है, इसमें जो है रूस। तो रूस जो है वर्ल्ड साइबर क्राइम में जो है प्रथम स्थान पे है, और भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में डेनमार्क जो है प्रथम स्थान पर है। आगे देखिए 25 दिसंबर 2025 में अमेरिकी प्रशासन के आधिकारिक तौर पर किसे राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया है। तो यह जो है किसके द्वारा, अमेरिकी प्रशासन द्वारा जो है राष्ट्रीय पक्षी किसे घोषित किया गया है, पूछा गया है। तो यह बाल्ड ईगल। तो बाल्ड ईगल को जो है राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया है अमेरिकी प्रशासन द्वारा। ठीक, अगला है मई 2024 में कौन सा देश आधुनिक इतिहास में अपने सभी ग्लेशियर खोने वाला पहला देश बन गया है। तो कौन सा देश सभी ग्लेशियर खो चुका है, तो ये वेनेजुएला। तो वेनेजुएला जो है सभी ग्लेशियर खो चुका है अपना। आगे देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 25 दिसंबर 2024 को अटल बिहारी वाजपेयी की सभी जयंती में
केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना की आधारशिला रखी गई। यह परियोजना किन दो राज्यों में पूर्ण किया गया? तो केन और बेतवा यह कहाँ मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। तो केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना कहाँ? मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्य में है। आगे देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना के अंतर्गत किस बांध के निर्माण हेतु आधारशिला रखा है? तो कौन सा बांध बनेगा? तो यह है दौधन बांध। तो दौधन बांध जो है बनने जा रहा है इसके क्षेत्र में, केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना के संबंध में, दौधन बांध। उसके बाद देखिए, अंतरराष्ट्रीय शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन जूनियर वर्ल्ड कप राइफल पिस्टल शॉटगन 2025 की मेजबानी किस देश के द्वारा प्रदान किया गया है? तो यह जो है याद रखेंगे, खेल का जूनियर वर्ल्ड कप है किस संबंध में? अंतरराष्ट्रीय शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन, यह जो है भारत में आयोजित होने वाला है 2025 का। ठीक, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, भारत में आयोजित होगा अंतरराष्ट्रीय शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन का जूनियर वर्ल्ड कप। आगे देखिए, भारत का कौन सा राज्य क्षेत्र जहां पर पैरा एथलेटिक्स वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 का आयोजन होगा? तो ये कहां होने वाला है? तो नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा इसे। विश्व शिल्प परिषद द्वारा भारत में घोषित विश्व शिल्प नगर की जोड़ी में सम्मिलित नहीं है। तो कौन सा इसमें से शामिल नहीं है? 3 है, आप याद रखेंगे कौन कौन से है। तो यहाँ है सूची 4 जो है शिल्प नगर के रूप में अभी तक के जो है बन चुके हैं। तो जयपुर जो है 2015 में बना था, मलपुर भी 2015 में बना था, मैसूर 2018 में बना था और श्रीनगर जो है 2024 में बना है। ठीक, तो यह जो है 2022 लिखा हुआ है, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, 2024 में बना है। नवंबर 2024 में फेगल चक्रवात से तमिलनाडु के किस बांध में भारी जल प्रवाह से आपदा की स्थिति उत्पन्न हो गई थी? तो ये फेगल चक्रवात, इसके संबंध में याद रखेंगे। तो इसके वजह से तमिलनाडु के कौन से बांध पर? तो यह जो है पहला है संथानूर बांध। तो यह संथानूर बांध है, इसी में जो है जल प्रवाह उत्पन्न हो गया था जिसके कारण आपदा बहुत बढ़ चुका था। ठीक, तो फेगल जलप्रपात याद रखेंगे, तमिलनाडु के क्षेत्र में आया था संथानूर बांध। किस संस्था ने भारत का प्रथम हाइपरलूप परीक्षण ट्रैक आधुनिक परिवहन तकनीक बनाने में सफलता हासिल की है? तो यह कौन सा है? आईआईटी मद्रास। तो आईआईटी मद्रास द्वारा जो है हाइपरलूप परीक्षण ट्रैक आधुनिक परिवहन तकनीक है, इसे बनाने में सफलता प्राप्त किया है। भारत के प्रथम डिजिटल पुरालेख संग्रहालय की स्थापना कहाँ की गई है? तो इसका स्थापना कहाँ किया गया है? तो यह जो है हैदराबाद के सलारगंज में किया गया है। प्रथम डिजिटल पुरालेख संग्रहालय हैदराबाद के सलारगंज में। देखिए अगला है, हाल ही में भारतीय वैज्ञानिक सर्वेक्षण जीएसआई द्वारा भूवैज्ञानिक संग्रहण का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा जो है कहाँ भूविज्ञान संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है? ग्वालियर में। तो ग्वालियर में बनने जा रहा है भूविज्ञान संग्रहालय, इसका उद्घाटन हो चुका है। भारत में ओलंपिक अनुसंधान व शिक्षा केंद्र का शुभारंभ निम्न में से किस राज्य में किया गया था? तो इसका कहाँ किया गया है? गुजरात में। ओलंपिक अनुसंधान व शिक्षा केंद्र का शुभारंभ गुजरात में। 26वां शीतकालीन पैरा ओलंपिक 2030 का आयोजन कहाँ होगा? तो शीतकालीन का पूछा गया है, तो शीतकालीन का आयोजन कहाँ होने वाला है? फ्रेंच आल्प्स, फ्रांस के जो है फ्रेंच आल्प्स में आयोजित किया जाएगा 26वां शीतकालीन पैरा ओलंपिक खेल 2030 में। समाचार की सुर्खियों में रही चुलुंग सुबनसिरी हाथी गलियारा किस राज्य में स्थित है? तो चुलंग सुबनसिरी नामक हाथी गलियारा है, यह किस राज्य में स्थित है आपको बताना है। तो यह जो है अरुणाचल प्रदेश में है। हाल ही में विश्व समुद्री प्रौद्योगिकी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो आप जान रहे हैं विश्व समुद्री औद्योगिक सम्मेलन चेन्नई में आयोजित किया गया है। हाल ही में किस प्रोटीन को मलेरिया और कोविड-19 जैसी बीमारियों के महत्वपूर्ण कारक के रूप में पहचाना गया है? तो कौन सा प्रोटीन है? आपको याद होगा कि 70 प्रोटीन। तो 70 प्रोटीन, इसका नाम है HSP 70 प्रोटीन। इसे मलेरिया और कोविड-19 जैसी बीमारियों के लिए महत्वपूर्ण कारक के रूप में पहचान किया गया है, HSP 70 प्रोटीन को। आगे देखिए, अक्टूबर 2024 में सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति ने किस राज्य में एक नए मिसाइल परीक्षण रेंज स्थापित करने की मंजूरी प्रदान की है? तो यह कौन सा है? आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश रेंज में हम देखे थे अभी, तो यहाँ जो है नया मिसाइल परीक्षण केंद्र स्थापित करने की मंजूरी दे दिया गया है। भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन ईंधन स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया है? तो लेह में है। तो अभी देखे थे ग्रीन हाइड्रोजन ईंधन स्टेशन कहाँ? लेह में, लद्दाख के लेह में स्थापित किया गया है और यही जो है सबसे ऊंचाई में स्थित जो है खेल केंद्र भी स्थापित किया जा रहा है। अगला है देखिए, 23 सितंबर 2024 को महाराष्ट्र मंत्रिमंडल के पुणे अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम परिवर्तित करके किस प्रसिद्ध संत के नाम पर रखा गया है? तो यह नाम जो है संत तुकाराम के नाम पर रखा गया है। अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम, पुणे का हवाई अड्डे का नाम संत तुकाराम जी के नाम पर रखा गया है। 19 सितंबर 2024 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को कुष्ठ रोग खत्म करने वाला पहला देश घोषित किया है? कुष्ठ रोग खत्म करने वाला पहला देश जॉर्डन को घोषित किया गया है WHO द्वारा। जुलाई 2024 में कैरेबियाई समुदाय कैरिकॉम का 6वां सहयोगी सदस्य किसे बनाया गया है? तो कैरिकॉम का 6वां सहयोगी सदस्य किसे बनाया गया है? कुराकाओ को जो है 6वां सहयोगी बनाया गया है। कैरेबियन समुदाय जिसे कैरिकॉम के नाम से जानते हैं, इसका 6वां सहयोगी सदस्य है कुराकाओ। चलिए आगे देखिए, अब अगला क्वेश्चन है 4 सितंबर 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य में विश्व शांति
बुद्ध विहार का उद्घाटन किया। तो देखिए ये जो है विश्व शांति बुद्ध विहार, इसका उद्घाटन कहाँ किया गया है? महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में हुआ है, याद रखेंगे। बुद्ध विहार से आप बिहार उत्तर नहीं लेना है, क्योंकि इसका आंसर जो है कौन सा है? महाराष्ट्र। विश्व शांति बुद्ध विहार महाराष्ट्र में स्थापित किया गया। अगला है अगस्त 2024 में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने किसे एशिया का दूसरा सबसे स्वस्थ शहर घोषित किया है? तो किसे घोषित किया गया है? धुलीखेल हम देखे थे, नेपाल का शहर है धुलीखेल, इसे जो है एशिया का दूसरा सबसे स्वस्थ शहर घोषित किया गया है। विश्व की सबसे ऊंची सुरंग सिकुन ला सुरंग का निर्माण कहाँ किया गया है? तो यह कहाँ किया गया है? लद्दाख में। सिकुन ला सुरंग जो है सबसे ऊंची सुरंग है, इसका निर्माण किया गया है लद्दाख में। आगे देखिए कथन का दिया गया है। तो 22 मई 2024 को 3 देशों द्वारा फिलीपीन पर एक अलग राज्य के रूप में मान्यता प्रदान करने से संबंधित कथन पर विचार कीजिए। तो देखिए 22 मई 2024 को नॉर्वे, आयरलैंड और स्पेन, इन 3 देशों द्वारा जो है फिलीपीन को एक अलग राज्य के रूप में मान्यता दिया गया है। यह मान्यता आधिकारिक रूप से 28 मई 2024 से प्रभावित रहेगा। तो ये दोनों कथन सत्य है। 10वां अंतर्राष्ट्रीय हर्बल मेला 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो हर्बल मेला का आयोजन कहाँ किया गया है? भोपाल में। तो 10वां अंतर्राष्ट्रीय हर्बल मेला यह भोपाल में लगा है, मध्य प्रदेश के भोपाल में। आगे देखिए जून 2024 में कौन सा शहर वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाला चौथा भारतीय शहर बन गया है? तो अभी देखे हैं वर्ल्ड क्राफ्ट अर्थात वही है विश्व शिल्प नगर के रूप में। तो श्रीनगर जो है चौथा शहर है। इससे पहले मैसूर, पचकुंडम और जयपुर, ये तीनों भी जो है भारत के शहर है जिन्हें जो है वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी के रूप में जाना जाता है। 23 अप्रैल 2024 को भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी को कहाँ स्थापित कर परिचायक किया गया? तो सबसे बड़ी जलवायु घड़ी यह कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो भी देखिए वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, तो वैज्ञानिक औद्योगिक के मुख्यालय है नई दिल्ली में। इसे तो CSIR, तो CSIR का मुख्यालय में किया जाएगा जो नई दिल्ली में स्थित है। यहाँ जो है क्या रखा जा रहा है? सबसे बड़ी जलवायु घड़ी। 15वां एरो इंडिया फरवरी 2025 में कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो 15वां एरो इंडिया कहाँ आयोजित किया जाना है? तो यह जो है बेंगलुरु में आयोजित किया जाएगा। अगस्त 2024 को कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र कमान UNC में शामिल होने वाला 18वां देश बना है? तो UNC में शामिल होने वाला 18वां देश कौन सा देश बना है? तो जर्मनी। तो जर्मनी जो है संयुक्त राष्ट्र का मतलब संयुक्त राष्ट्र का कॉमन है UNC, उसमें शामिल होगा। 18वां देश बन चुका है जर्मनी। भारत का प्रथम संविधान संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो यह कहाँ स्थापित किया जा रहा है? सोनीपत में। तो सोनीपत में जो है भारत का प्रथम संविधान संग्रहालय स्थापित किया जा रहा है सोनीपत में। अब देखिए यहाँ से जो है प्रमुख स्थल जो है हो गया कंप्लीट। अब आगे हम देखेंगे बहुपक्षीय सम्मेलन। तो जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जो सम्मेलन हुए हैं उन सब सम्मेलनों को हम देखेंगे। तो चलिए अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं बहुपक्षीय सम्मेलन से। तो देखिए अब यह UNFCCC के लिए पार्टियों का सम्मेलन COP29 का 29वां सत्र 11 नवंबर से 22 नवंबर 2024 तक कहाँ आयोजित किया गया था? तो देखिए COP29 अब कहाँ आयोजित किया गया था? आप जान रहे हैं कि बाकू, अजरबैजान के जो है बाकू शहर में आयोजित किया गया था। अगर देखिए आसियान शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किस स्थान पर हुआ था? तो आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? तो यह जो है लाओस में किया जाता था आसियान शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन। 55वां राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 20 से 28 नवंबर 2024 का कहाँ आयोजित किया गया था? तो अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव कहाँ? अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में आयोजित किया गया था। ठीक। आसियान शिखर सम्मेलन 2024 का मुख्य विषय क्या था? आसियान का हम देखे थे कनेक्टिविटी से संबंधित था। तो कनेक्टिविटी और लचीलापन, तो कनेक्टिविटी और लचीलापन बढ़ाना इसका मुख्य विषय था। नवंबर 2024 में 19वां G20 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो कहाँ? ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित किया गया था। अगर देखिए 19वां पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन, तो 19वां पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कब और कहां हुआ था? कब हुआ था? तो यह जो है 11 अक्टूबर 2024 को हुआ था पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला IITF का 43वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया था? भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला का आयोजन कहाँ किया गया था? प्रगति मैदान नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। ठीक, तो प्रगति मैदान नई दिल्ली आप याद रखेंगे। 24वां संघाई सहयोग संगठन SCO शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो संघाई सहयोग संगठन का कहाँ किया गया था? तो यह जो है अस्ताना में किया गया था। 10वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का विषय क्या था? तो इसका विषय क्या था 10वां अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का? तो इसका विषय था भारत को विज्ञान और प्रौद्योगिकी आधारित वैश्विक निर्माण केंद्र के रूप में बदलना। तो भारत को विज्ञान और प्रौद्योगिकी आधारित वैश्विक निर्माण केंद्र के रूप में बदलना इसका मुख्य विषय था। रायसीना डायलॉग 2024 की संस्करण का विषय क्या था? तो रायसीना डायलॉग का संस्करण का विषय क्या था? तो चतुरंगा संघर्ष प्रतियोगिता सहयोग और निर्माण। तो 4 चतुरंगा के रूप में संघर्ष प्रतियोगिता सहयोग और निर्माण, यह जो है रायसीना डायलॉग का इस वर्ष का विषय था। 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 के अध्यक्ष कौन थे? तो ब्रिक्स का अध्यक्ष कौन थे 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के? तो यह जो है रूस में आयोजित किया गया था। तो रूस के
राष्ट्रपति थे वलाउद्दीन पुतिन, उनके द्वारा अध्यक्षता किया गया था। संयुक्त राष्ट्र जैविक विविधता सम्मेलन, तो देखिए कोप का जो है 3 अलग अलग श्रेणियां चलता है, 3 अलग अलग जो है सीरीज चलता है। तो जो है एक 29 देखें COP29, तो जलवायु परिवर्तन से है। तो यह भी संयुक्त राष्ट्र जलवायु विविधता, तो ये जो है जैव विविधता सम्मेलन से है। तो यह जो है COP16, इसका आयोजन 2024 में कहाँ हुआ था? तो यह जो है कहाँ हुआ था? कोलंबिया में। तो कोलंबिया में, याद रखेंगे COP16, तो COP16 जलवायु विविधता से संबंधित है। तो इसका आयोजन कंबोडिया में हुआ है। रायसीना डायलॉग क्या है? तो रायसीना डायलॉग क्या है आपको पता है? यह जो है भू राजनीतिक और भू अर्थशास्त्र का एक वार्षिक सम्मेलन है। तो भू राजनीति और भू अर्थशास्त्र का एक राजनीतिक सम्मेलन रायसीना डायलॉग है। नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2024 कहाँ आयोजित किया गया था? तो यह विश्व पुस्तक मेला कहाँ आयोजित किया गया था? यह भी प्रगति मैदान में आयोजित किया गया था। एक जो है राष्ट्रीय जो है व्यापार मेला आयोजित किया गया था प्रगति मैदान नई दिल्ली में, और दूसरा क्या है? विश्व पुस्तक मेला है। अक्टूबर 2024 में विश्व स्वास्थ्य सम्मेलन WHS का आयोजन कहाँ किया गया था? विश्व स्वास्थ्य सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह जो है जर्मनी में आयोजित किया गया था। ठीक, जर्मनी में आयोजित किया गया था। इसके द्वारा आयोजित किया गया था WHO द्वारा। आदि महोत्सव 2024 का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य, आदि महोत्सव 2024 का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य भारत की जनजातीय विरासत की समृद्धि विविधता को प्रदर्शित करना। तो प्राथमिक उद्देश्य इसका आदि महोत्सव का यही है कि जनजातीय विरासत की समृद्ध विविधता को प्रदर्शित करना। 19वां G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसने किया था? तो ब्राजील के राष्ट्रपति हैं लुला डी सिल्वा, उनके द्वारा अध्यक्षता किया गया था। 24वां संघाई सहयोग शिखर सम्मेलन किस देश को नवीनतम सदस्य देश घोषित किया गया है? तो संघाई का हम देखे हैं बेलारूस को किया गया है। रिपीट हुआ क्वेश्चन, वर्तमान में G20 में कितने सदस्य शामिल है? तो G20 में कितने सदस्य है? 21 सदस्य है, जिसमें 19 देश है और 2 जो है संगठन है, मान सकते हैं। ठीक, तो जो संस्था है और 19 जो है देश है। इनमें से कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य को बताना है। तो देखिए 18वां प्रवासी सम्मेलन आयोजन भुवनेश्वर में किया गया था। प्रवासी भारतीय सम्मेलन, विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान इस सम्मेलन में विषय वस्तु था। ठीक, तो विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान इसका प्रमुख विषय था। इस सम्मेलन का आयोजन जनवरी 2025 में, तो जानते हैं 9 जनवरी को किया जाता है प्रवासी दिवस के दिन। तो यह भी सही है। भारतीय प्रवासी सम्मेलन पंडित नेहरू की स्मृति में किया जाता था। ये गलत है, पंडित नेहरू नहीं, ये जो है महात्मा गांधी जी के जो है दक्षिण अफ्रीका से भारत आने की जो है स्मृति में किया जाता है। दूसरा, भारत कैरिकॉम शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो दूसरा कहाँ किया गया है इसका आयोजन? याद रखेंगे गुयाना में आयोजित किया गया था कैरिकॉम। इसके लिए 6वां सदस्य के रूप में जो है सहयोगी सदस्य के लिए काराकाओ को जो है घोषित शामिल किया गया है, ये भी देखे थे। और दूसरा जो हुआ था इस वर्ष, उसका शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? गुयाना में हुआ है। आगे देखिए, जिनेवा में हुआ 77वां विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन कब से कब तक था? तो कब से कब तक था? यह जो है 27 मई से 1 जून 2024 तक था। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया? तो यह बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यह कहाँ सहकारिता सम्मेलन जो है कहाँ आयोजित किया गया था? तो भारत में यह है भारत मंडपम नई दिल्ली। तो भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। 10वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन स्थल है। तो इसका आयोजन स्थल कहाँ है? तो गुवाहाटी असम में आयोजित किया गया था अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव। परमाणु ऊर्जा विभाग कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ किया गया? राष्ट्रीय विज्ञान शिक्षा अनुसंधान भुवनेश्वर में किया गया है। तो राष्ट्रीय विज्ञान शिक्षा अनुसंधान संस्था है भुवनेश्वर में, वहां किया गया था परमाणु ऊर्जा विभाग का कॉन्क्लेव। अगर देखिए 17 से 19 सितंबर 2024 में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय WH सम्मेलन, तो वास सम्मेलन, इसका फुल फॉर्म क्या है? वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन से संबंधित सही कथन चयन कीजिए। तो सही कथन कौन सा है? तो देखिए केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल स्वास्थ्य विभाग के द्वारा नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। तो ये भी सही है। भारत के 8वें जल सप्ताह के समांतर यह सम्मेलन आयोजित हुआ है। यह सम्मेलन 3 दिवसीय सम्मेलन था। ग्रामीण जल आपूर्ति का बहाल रखना विषय था। तो ग्रामीण जल आपूर्ति बहाल रखना इसका प्रमुख विषय था। तो सभी कथन जो है सत्य है। आगे देखिए 27वां आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे के लिए गठबंधन, जिसे CDRI के नाम से जानते हैं, इसका ये लिए संबंध में कौन सा कथन सही है बताना है। तो भारत का CDR का सदस्य है। उसके बाद देखिए भारत गठबंधन UN की कुछ संस्था भागीदार है। तो ये भी सही है। इसका मुख्यालय अंतरिम सचिवालय नई दिल्ली में स्थापित है। तो अंतरिम सचिवालय या मुख्यालय जो है कहाँ? नई दिल्ली में है। तो ये भी सही है। तो देखिए इसका शुरुआत G20 समिट 2023 में किया गया था। तो ये गलत है, पहले से ही बना हुआ है। तो ये जो है तीनों सही है, चौथा जो है गलत है। उत्तरी अंटार्कटिक संधि नाटो के संदर्भ में दिए गए कथन पर विचार कीजिए। तो नाटो के संबंध में बताना है। मार्च 2024 में नवीनतम सदस्य डेनमार्क बना है। तो ये जो है गलत है। कौन सा बना है? स्वीडन बना हुआ है नवीनतम सदस्य। तो ये इसका गलत हो जाएगा। उसके बाद सभी सही है। इस संगठन में 32 राष्ट्र शामिल है। तो 32वें के रूप में स्वीडन बना है। जुलाई 2024 में नाटो सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? वाशिंगटन DC में आयोजित किया गया था। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। तो ब्रुसेल्स में इसका मुख्यालय है। तो ये तीनों जो है सही है।
18वां G20 सम्मेलन 2023 किस नवीन सदस्य प्रदान किया गया था? किसे नवीन सदस्य बनाया गया था? तो अफ्रीकी संघ को जो है नवीन सदस्य बनाया गया था, जो भारत में हुआ था 18वां G20 सम्मेलन में। 55वां GST काउंसिल की बैठक दिसंबर 2024 में कहाँ आयोजित की जाएगी? तो कहाँ आयोजित होने वाला? जैसलमेर में। तो जैसलमेर में आयोजित किया गया था दिसंबर 2024 में 55वां GST काउंसिल का बैठक को। 2025 में 20वीं G20 अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? तो 2025 का G20 कहाँ होने वाला है? तो यह यहाँ दक्षिण अफ्रीका में आयोजित होने वाला है 2025 का G20, जो 20वें क्रम का होगा। हाल ही में संपन्न 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 16वें ब्रिक्स सम्मेलन के संबंध में दिया गया है, यह सम्मेलन 22 से 24 अक्टूबर 2024 के मध्य रूस की मेजबानी में कजाखस्तान शहर में हुआ था। तो ये सही है। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य वैश्विक विकास के नए दौर के लिए उच्च गुणवत्ता ब्रिक्स भागीदारी को बढ़ाना है। तो यह जो है गलत था, तो ऐसा जो है विषय नहीं था इसका। आगे देखिए अगला है, इसके लिए जो कनेक्टिविटी वाला था वह था इसका विषय था। अगला देखिए अब चौथे क्वाड लीडर शिखर सम्मेलन 2024 में संबंधित निम्न कथन पर याद कीजिए। तो यह चौथे क्वाड लीडर शिखर सम्मेलन है। तो ये कहाँ हुआ? 21 से जो 21 सितंबर 2024 को यह शिखर सम्मेलन टोक्यो जापान में, तो यह जो है इस वर्ष टोक्यो जापान में नहीं हुआ था, यह जो है अमेरिका में हुआ था। तो अमेरिका में हुआ था यह, तो याद रखेंगे यह जो है गलत हो जाएगा। पांचवा क्वाड लीडर शिखर सम्मेलन वर्ष 2025 में भारत में प्रस्तावित है। तो यह जो है सही है, तो इसका सिर्फ 2 सही है। तो पांचवा जो लीडर शिखर सम्मेलन है भारत में होने वाला है। ब्राजील कौन सा शहर 19वां G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी? तो ये देखें रियो डी जेनेरियो में किया गया है G20 का 19वां संस्करण। दिए गए कथनों पर विचार करना है। तो देखिए यहाँ क्या है, ये जो विज्ञान महोत्सव हुआ है, तो भारत 10वां अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव IIT गुवाहाटी में आयोजित किया गया था। तो ये बिल्कुल सही है, IIT गुवाहाटी में हुआ था असम में। इसका मुख्य विषय भारत में AI की भूमिका, तो ये जो है गलत है। तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी की आधारशिला रखा गया था, यह जो इसका विषय था, तो यह जो है गलत है। तो हम देखें इसका विषय पिछले जो है टॉपिक में क्वेश्चन के रूप में देखे थे। आगे देखिए 36 सितंबर 2024 में शुरू की क्वाड कैंसर मूनशॉट पहल के संबंध में आपको बताना है। तो क्वाड द्वारा स्टार्ट किया गया है कैंसर मूनशॉट पहल, इसके संबंध में बताइए। 22 सितंबर 2024 को क्वाड देशों संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान ने कैंसर मूनशॉट पहल की शुरुआत की। ये सही है। यह पहल हिंद प्रशांत क्षेत्र में कैंसर को खत्म करने में मदद करने के लिए शुरू किया गया है। तो यह भी जो है सही है। तो ये दोनों कथन सही हो जाएंगे। तो यहाँ से हमारा सम्मेलन वाला टॉपिक भी कंप्लीट होता है। अब अगला टॉपिक है संवैधानिक चर्चा। तो संवैधानिक चर्चा को भी देख लेते हैं। इस वर्ष जो संवैधानिक चर्चा रहे हैं इसके संबंध में हम पढ़े भी हैं वीडियो में, तो अब यहाँ से हम क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए देखिए, ये संविधान से संबंधित है। तो भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव से संबंधित नियम एवं कानूनों की व्याख्या करते हैं? तो देखिए इसके संबंध में हमने जो है उपराष्ट्रपति के अविश्वास प्रस्ताव के लिए एक अलग से आपके लिए वीडियो भी बनाया था, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो कौन से संविधान अनुच्छेद में दिया गया है? तो ये जो है अनुच्छेद 67 का ख में दिया है। तो 67 ख अर्थात 67 बी में दिया गया है अविश्वास प्रस्ताव राष्ट्रपति के विरुद्ध। तो यह ठीक है, 67 बी। अगला देखिए, संसदीय प्रक्रिया के अंतर्गत उपराष्ट्रपति के लिए अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में निम्न कथन पर पढ़िए। तो पहला कथन है, यह राज्यसभा के में वर्तमान सदस्यों के बहुमत में पारित प्रस्ताव के माध्यम से संपन्न होता है। दूसरा है, अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में कथन 14 दिन पूर्व उपराष्ट्रपति को सूचित किया जाता है। तो ये सही है दोनों। पहले राष्ट्रपति राज्यसभा में ही लाया जाता है, वहां से जो है उपस्थित जितने सदस्य रहते हैं उपस्थित प्रभावी, तो यहाँ प्रभावी बहुमत से जो है पारित किया जाता है। हम समझाए थे इसको, आप एक बार देख सकते हैं पूरे वीडियो को, उसमें पूरा डिटेल दिया गया है उपराष्ट्रपति के संबंध। आप देखेंगे तो पूरा उपराष्ट्रपति का अविश्वास प्रस्ताव से संबंधित, उपराष्ट्रपति से संबंधित जितने भी संवैधानिक प्रावधान है सबकी चर्चा हम किए थे। चलिए अगला है, 2024 में जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन में शामिल किस दल ने सर्वाधिक सीट हासिल किया है? तो कौन सा दल है? तो वह जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, इसके द्वारा जो है प्राप्त किया गया है। तो इन्हीं का सरकार बना हुआ है जम्मू कश्मीर में। आगे देखिए, 2024 में के चुनाव में झारखंड में किस राजनीतिक गठबंधन का सत्ता बरकरार रखी गई है? तो झारखंड में किनका है? तो यह जो है इंडिया गठबंधन। तो इंडिया गठबंधन में जो है झारखंड का लोकल पार्टी है हेमंत सोरेन का, उन्हीं पार्टी के द्वारा जो है राजनीति सबसे ज्यादा प्राप्त किया गया है और इंडिया गठबंधन का सरकार है। संविधान दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो संविधान दिवस आप सबको पता है 26 नवंबर 2024 को। किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने हेतु महाभियोग की प्रक्रिया खालिस्तान होती है। तो कैसी होती है? तो यह जो है दोनों सदनों में उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के विशेष बहुमत से पारित होती है, याद रखेंगे। नवंबर 2024 में हुए श्रीलंकाई संसदीय चुनाव में किस पार्टी ने 2/3 बहुमत से हासिल किया है? तो कौन से श्रीलंका संसदीय चुनाव में किनके द्वारा जीता गया है? तो नेशनल पीपुल्स पावर, तो NPP नेशनल पीपुल्स पावर द्वारा जो है श्रीलंका में सरकार बनाया गया है। आगे देखिए, नागरिकता संशोधन कानून 2019 को राष्ट्रपति द्वारा अनुमानित
अनुमति 12 दिसंबर 2019 को दी गई, जिसके संबंध में वर्तमान में अधिसूचना कब जारी किया गया है? तो इसे जो है नागरिकता संशोधन कानून 2019 के संबंध में 12 दिसंबर 2019 को इसकी मंजूरी दिया गया था। अब इसी अधिसूचना कब जारी किया गया है? 11 मार्च 2024 को। 11 मार्च 2024 को डेट को याद रखेंगे। वर्तमान नागरिकता कानून के अंतर्गत धार्मिक आधार पर किस देश के नागरिकों को भारत के प्रवेश नहीं दिया जाएगा? तो किस देश को नागरिकों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा? तो जैसे 3 देश को दिया जाएगा, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। नेपाल इसमें शामिल नहीं है। तो ठीक, तो कौन से 6 प्रकार की जो है जो धर्म है उसके आधार पर जो है दिया गया है प्रवेश के लिए। आम चुनाव से पहले बजट सत्र के दौरान प्रस्तुत बजट के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो अंतरिम बजट कहलाता है वह। आपराधिक न्याय व्यवस्था के अंतर्गत संसद द्वारा पारित नए आपराधिक कानून पूरे देश में किस तिथि को प्रभावी होगा? तो किस तिथि से? 1 जुलाई 2024 से प्रभावी होगा। तो जो नए कानून बने हैं वो कब से प्रभावी है? 1 जुलाई 2024 से। अगला भी क्वेश्चन यही है, तो तीनों का नाम दे दिया गया है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय न्याय संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम। तो इन तीनों को कब से लागू है? 1 जुलाई 2024 से। तो 1 जुलाई 2024 से लागू रहेंगे। 2024 के हरियाणा विधानसभा चुनाव में किस पार्टी को बहुमत प्राप्त हुआ है? तो किस पार्टी को प्राप्त हुआ है बहुमत? तो यहाँ जो है भारतीय जनता पार्टी को बहुमत प्राप्त हुआ है विधानसभा चुनाव हरियाणा में। अगला देखिए, राष्ट्रीय आपराधिक ब्यूरो रिकॉर्ड ब्यूरो तो एनसीआरबी द्वारा लॉन्च किए गए संकलन मोबाइल ऐप। तो संकलन मोबाइल ऐप का संबंध किससे है? तो यह नए आपराधिक कानूनों के माध्यम से नेविगेट करना, यह जो है इसका प्रमुख उद्देश्य है। एनसीआरबी द्वारा लॉन्च किए गए संकलन मोबाइल ऐप का नए आपराधिक कानून के माध्यम से नेविगेट करना। एक राष्ट्र एक चुनाव की अवधारणा क्या है? तो यह क्या एक राष्ट्र एक चुनाव? तो लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ एक चुनाव करने का प्रस्ताव जो है एक राष्ट्र एक चुनाव की अवधारणा है। वर्तमान में हुए लोकसभा चुनाव के अंतर्गत शामिल थर्ड जेंडर समुदाय के मतदाताओं की संख्या कितनी है? तो थर्ड जेंडर के कितने? 48,000 मतदाता शामिल थे जो थर्ड जेंडर के थे। 2024 में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में किस राजनीतिक गठबंधन ने बहुमत हासिल किया है? तो कौन सा गठबंधन है? तो यह जो है महायुति गठबंधन। तो महाराष्ट्र महायुति गठबंधन द्वारा जो है बहुमत हासिल किया गया है महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में। आगे देखिए, 11 नवंबर 2024 को मॉरिस के प्रधानमंत्री का चुनाव किसने जीता है? तो मॉरिस के प्रधानमंत्री का चुनाव किसके द्वारा जीता है? नवीन राम गुलाम। तो डॉक्टर नवीन राम गुलाम द्वारा मॉरिशस के नए प्रधानमंत्री बन गए। एक राष्ट्र एक चुनाव संसद के शीतकालीन सत्र में कानून मंत्री अर्जुन गोपाल मेघवाल ने विधेयक प्रस्तुत किया। यह संविधान संशोधन किस क्रम का संशोधन विधेयक है? तो 129 है, आप जान रहे हैं सभी, 129वां क्रम का विधेयक है। 18वीं लोकसभा के प्रथम सत्र में संचालन हेतु नवनिर्वाचित सांसद भर्तहरि मेहताब को प्रोटेम स्पीकर बनाया गया था। भर्तहरि मेहताब को यह किस लोकसभा क्षेत्र से संबंधित है? तो ये कहां से है? कटक लोकसभा क्षेत्र से संबंधित है। केंद्रीय निर्वाचन आयोग द्वारा 18वीं लोकसभा चुनाव में सुविधा पूर्वक क्रियान्वयन, नामांकन और शपथ पत्र दाखिल करने के लिए निम्नलिखित पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो कौन सा पोर्टल है? सुविधा पोर्टल। तो सुविधा पोर्टल जो है लॉन्च किया गया है केंद्रीय निर्वाचन आयोग द्वारा। यह नामांकन और शपथ पत्र दाखिल करने के लिए है। 14वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस का मुख्य विषय क्या था? तो 2024 में मनाया गया था। 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है। तो इस बार 2025 में भी जो है 15वां हो गया है। तो ये 14वां का आपको पूछ सकते हैं। तो इसका विषय क्या था? तो इसका विषय क्या था? वोट जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे। तो यह जो है इसका मुख्य विषय था। आगे देखिए, अक्टूबर 2024 में निम्नलिखित किस लोकसभा सीट पर उपचुनाव घोषित किया गया था? तो वायनाड, नांदेड़ और वायनाड, नांदेड़ ये 2 सीट पर किया गया था लोकसभा चुनाव, वायनाड और नांदेड़ पर। तो देखिए, वायनाड में जो है राहुल गांधी का सीट था, राहुल गांधी के त्याग पत्र के बाद, और नांदेड़ के जो है जो लोकसभा सदस्य थे, सांसद थे, उनकी मृत्यु हो गई। उसके वजह से जो है यह भी सीट खाली हो गया। तो ये दोनों में जो है चुनाव कराया गया था। तो वायनाड के लिए प्रियंका गांधी जो है विजयी रही है। नागरिकता के नियम 1955 की धारा 6A निर्दिष्ट करता है। तो क्या निर्दिष्ट करता है? तो ये जो है थोड़ा कठिन क्वेश्चन हो जाता है। तो ये कौन सा है? देखिए, तो सी 1 जनवरी 1966 से लेकर 25 मार्च 1971 के मध्य असम में आए अप्रवासी नागरिकता कुछ शर्तों पर सुनिश्चित करता है। तो यह जो है धारा 6A में दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय नवीन ध्वज का श्लोक क्या है? तो सर्वोच्च न्यायालय के नवीन ध्वज का श्लोक क्या है? तो देखिए, यहाँ जो आंसर गलत दिया गया है। तो ऑप्शन ए को लिया गया है, यतो धर्म जयते को, परंतु इसका देखेंगे आप, तो हम पढ़े भी हैं इसे, तो यतो धर्मस्तु जयतः, यतो धर्मस्तु जयः, यह इसका ध्वज का श्लोक वाक्य लिखा हुआ है, यतो धर्मस्तु जयतः। उसके बाद देखिए, भारतीय चुनाव इतिहास के किस वर्ष अंतिम लोकसभा व विधानसभा के चुनाव एक साथ कराए गए थे? तो अंतिम को बताना है। तो पहला, दूसरा और तीसरा जो लोकसभा चुनाव हुआ था वह जो है एक साथ कराए गए थे। तो 51-52 में, उसके बाद जो है 55-57 में हुआ था, 57 में, उसके बाद जो है ये जो 67 में हुआ था ना, 1967 में, उसको जो है एक साथ कराया गया था। ठीक, तो ये याद रखेंगे आप। 1967 का जो है अंतिम है, जिसे एक साथ कराया गया था लोकसभा विधानसभा का चुनाव, सभी राज्यों का और केंद्र का एक साथ।
1991 पश्चात यूक्रेन की यात्रा करने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो 1991 के पश्चात जो है पहली बार जो है यात्रा किनके द्वारा किया गया? नरेंद्र मोदी। तो नरेंद्र मोदी यूक्रेन की यात्रा करने वाले पहले प्रधानमंत्री बने। निम्नलिखित में से किस राज्य में मुख्य विपक्षी दल द्वारा शैडो कैबिनेट छाया मंत्रिमंडल गठित किया गया? तो कहाँ गठित किया गया है? उड़ीसा में शैडो कैबिनेट गठित किया गया है। अभी हाल ही में किस राज्य की विधानसभा में सर्वसम्मति से राज्य का नाम बदलने का संकल्प पारित किया गया है? तो कहाँ किया गया है? केरल में। तो केरल में केरल का नाम अब केरल ना रखे केरलम रखा जाएगा, केरलम। ठीक, तो यह जो है पारित कर दिया गया सर्वसम्मति से केरलम नाम। आगे देखिए, यह जो है सत्य कथन बताना। यहाँ डाकघर अधिनियम 2023 को 18 जून 2024 को आधिकारिक रूप से लागू किया गया है, तो यह सही है। दूरसंचार अधिनियम 2023 को 26 जून 2024 को आधिकारिक रूप से लागू किया गया है, तो यह जो है गलत है। उसके बाद तीनों नए आपराधिक अधिनियम, न्याय संहिता, नागरिक सुरक्षा अधिनियम, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1 जुलाई 2024 को प्रभावी है, तो ये भी सही है। तो 1 और 3 जो है सही है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य के विधानसभा चुनाव लोकसभा चुनाव 2024 के समांतर आयोजित किए गए थे? तो कौन कौन सा समांतर आयोजित किया गया था? तो ये चारों राज्य के, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और सिक्किम, ये जो है लोकसभा के साथ समांतर रूप से किया गया था। उसके पश्चात, तो इसके पश्चात जो है फिर से 4 राज्यों को किया जाता है। कौन कौन सा? एक महाराष्ट्र हो गया, दूसरा जो है कौन सा हो जाएगा? हरियाणा हो जाएगा, और जम्मू कश्मीर का, और एक जो कौन सा? झारखंड। तो इन चारों का जो है इनके बाद, तो लोकसभा चुनाव के बाद जो है इन चारों का हुआ है, और उनके साथ साथ कौन सा? ये चारों का हुआ है। ठीक, तो इन्हें भी याद रखेंगे। भारतीय इतिहास में सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के विरुद्ध अब तक कितनी बार महाभियोग प्रस्ताव लाया गया है? तो यह कितने बार? 4 बार लाया गया है। आगे देखिए, पोस्ट ऑफिस अधिनियम 2023 के बारे में निम्नलिखित कथन में विचार कीजिए। असत्य कथन आपको बताना है, तो आप इसमें देख सकते हैं। अब ये सब पढ़ेंगे तो पोस्ट ऑफिस अधिनियम 18 जून को प्रभावी हुआ। अभी देखिए हम इसे जो है 125 वर्ष पुराने पोस्ट ऑफिस को निरस्त किया गया, तो ये जो है निरस्त किया गया है। पोस्ट ऑफिस अधिनियम 18 से निरसन हो गया है, तो ये जो है थोड़ा कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है, तो ये जो है इसका गलत हो सकता है। तो आप देख सकते हैं ये भी गलत होगा। ठीक, तो ये इसका आंसर हो सकता है बी, लेकिन यहाँ डी लिया गया है, तो ये भी जो है लेकिन सही होगा। ठीक, तो इसका आंसर जो है बी हो सकता है, तो बी। ठीक, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम तथा वीवीपैट विवाद का सर्वोच्च न्यायालय में हाल ही निर्णय के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ईवीएम के संबंध में है, क्या निर्णय लिया गया है? तो देखिए, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से पड़े एक वोट में मिलान वीवीपैट पर्चियों में कराए जाने के लिए दाखिल तभी याचिका खारिज कर दी गई है। मतपत्र के मतदान कराए जाने की मांग खारिज कर दिया गया है, तो दोनों सही है। चलिए अब अगला प्रश्न देखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में नवीन ध्वज का अनावरण किया गया। इसका रंग है, तो कौन से रंग का है? नीले रंग का है, हम देखे हैं। चलिए अब अगला चैप्टर है पुरस्कार, तो अगला पुरस्कार वाले चैप्टर को पढ़ेंगे। तो पुरस्कार वाले चैप्टर में देखते हैं, देखिए पहला क्वेश्चन है 2 जनवरी 2025 को केंद्रीय खेल मंत्रालय द्वारा घोषित मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 भारत के कितने खिलाड़ियों को प्रदान किया गया है? तो 4 खिलाड़ी देख सकते हैं। श्री गुकेश डी शतरंज में, और मनु भाकर शूटिंग के लिए, हरमनप्रीत सिंह हॉकी से संबंधित है, प्रवीण कुमार झा। तो ये जो है एथलीट्स, ये जो है किनमें? देखिए मनु भाकर जो है किसमें? ओलंपिक्स गेम में, और ये प्रवीण कुमार यह किसमें थे? तो यह जो है पैरा एथलेटिक्स में जीते हैं, और यह हरमनप्रीत सिंह हॉकी और गुकेश डी शतरंज, तो ये जो है प्रमुख प्रसिद्ध खिलाड़ी रहे इस वर्ष, तो इन सभी को दिया गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। आगे देखिए, 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 में किस फिल्म में ने गोल्डन पीकॉक पुरस्कार जीता है? तो गोल्डन पीकॉक पुरस्कार जो है टॉक्सिक फिल्म को दिया गया है। डोमिनिका द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिए गए पुरस्कार का नाम क्या है? तो कौन सा पुरस्कार दिया गया है डोमिनिका द्वारा? तो इसी से नाम से संबंधित है, तो यह कौन सा है? डोमिनिका ऑर्डर ऑफ ऑनर। तो डोमिनिका ऑर्डर ऑफ ऑनर पुरस्कार दिया गया है। 17 नवंबर 2024 को नाइजीरिया द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो नाइजीरिया द्वारा कौन सा पुरस्कार दिया गया है? तो यह है बी, ग्रैंड कमांड ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर। तो ग्रैंड कमांड ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर दिया गया है नाइजीरिया द्वारा। अगला देखिए, खेलों में उत्कृष्ट प्रशिक्षक के लिए द्रोणाचार्य सम्मान 2024 लाइफ टाइम अचीवमेंट कैटेगरी में यह किन्हें दिया गया है? द्रोणाचार्य पुरस्कार कोच को दिया जाता है, तो यह किन्हें दिया गया है? एस मुरलीधरन बैडमिंटन कोच है, और मर्डानो इग्लेकाल्को यह फुटबॉल कोच है। इन दोनों को दिया गया है द्रोणाचार्य सम्मान। खेलकूद में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए भारत के कितने खिलाड़ियों को 2 जनवरी 2025 को अर्जुन खेल सम्मान दिया गया है? तो टोटल जो है 32 खिलाड़ियों को अर्जुन खेल सम्मान दिया गया है। आगे देखिए, 30 मार्च 2024 को किन पूर्व प्रधानमंत्रियों को मरण उपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? तो किन्हें सम्मानित किया गया है बताइए? तो इसमें जो है अभी 2024 में किन्हें किन्हें दिया गया है? तो इन्हें जो है पहले से दिया गया था, तो अभी चौधरी चरण सिंह और पीवी नरसिम्हा राव को इस वर्ष दिया गया है। क्रिस श्रेणी में फिल्म
सनफ्लावर वेयर द फर्स्ट वंस टू नो 2025 ऑस्कर के लिए अर्हत प्राप्त किया गया है। तो यह जो है लाइव एक्शन लघु फिल्म के लिए जो है इन्हें ऑस्कर पुरस्कार दिया गया है। सनफ्लावर वेयर द फर्स्ट वंस टू नो इस फिल्म को दिया गया है 2025 के लिए ऑस्कर के लिए अर्हता बताया गया है। ठीक, तो ऑस्कर 2025 में जाने वाला है यह फिल्म। आगे देखिए, प्रभा वर्मा के किस उपन्यास को सरस्वती सम्मान मिला है? तो किस उपन्यास के लिए जो है सरस्वती सम्मान दिया गया है प्रभा वर्मा को? तो मलयालम रौद्र सात्विकम इसके लिए जो है प्रभा वर्मा को सरस्वती सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है। 98 ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार 98 किन्हें दिया गया है? गुलजार और जगत गुरु ब्रह्माचार्य दोनों को दिया गया है। गुलजार और दोनों को जो है सुमिलित रूप से दिया गया है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 96 अकादमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का ऑस्कर पुरस्कार किन्हें दिया गया है? तो 96 अकादमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए पुरस्कार दिया गया है सिलियन मर्फी को यह पुरस्कार दिया गया है। किस फिल्म को वर्ष 2024 में सर्वश्रेष्ठ ऑस्कर पिक्चर का पुरस्कार दिया गया है? तो कौन सा था? ओपेनहाइमर को जो है ऑस्कर पुरस्कार दिया गया है। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 में प्रथम पुरस्कार किसने जीता है? तो किसने जीता है? यतीन भास्कर दुग्गल ने जो है प्रथम पुरस्कार जीता है राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव में। साहित्य में पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो नोबेल पुरस्कार से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो साहित्य में किसे दिया गया है? तो यह हांगकांग को दिया गया है। तो हांगकांग को दिया गया है। इसे हम पूरे ट्रिक से याद कराए थे आपको। अगर आपने देखे हैं पुरस्कार वाला चैप्टर तो आप देख सकते हैं, वहां हमने पूरा ट्रिक से याद कराया था। अगला देखिए, अल्फ्रेड नोबेल 2024 की स्मृति में आर्थिक विज्ञान में सिवरिजिसन रिस्बैक पुरस्कार किसे दिया गया है? तो आर्थिक विज्ञान में सिवरेज रिस्बैक पुरस्कार किन्हें दिया गया है? तो डी डेरॉन एसेंसन, साइमन जॉनसन और जेम्स रॉबिन्स। तो जहां जहां सन दिख रहा है तो डेरॉन रन और सन, तो डेरॉन सन और सन इन्हें जो है इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार दिया गया है आर्थिक विज्ञान के सिवरिजिसन रिस्बैक पुरस्कार के रूप में। देखिए, नोबेल शांति पुरस्कार जीतने वाले संगठन का पूरा नाम क्या है? तो नोबेल शांति पुरस्कार देने वाले जो संगठन है, जीतने वाले संगठन को पूछा गया तो कौन सा है? पहला है निहॉन हिंडाक्यो, ये जापान के संगठन है। इनको जो है शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है 2024 का। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार किन किन कला रूपों में मान्यता प्राप्त है? तो यह संगीत, नृत्य, नाटक, लोक और आदिवासी कला इस क्षेत्र में दिया जाता है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार। 70वें राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में से कौन से सुमेलित है? तो कौन से सुमेलित है आपको बताना है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का ऋषभ शेट्टी को दिया गया है कांतारा मूवी के लिए दिया गया है। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का जो है नित्या मेनन और मानसी पारेख को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ संगीतकार के लिए इन्हें नहीं दिया गया है, सर्वश्रेष्ठ गीतकार के लिए भी इन्हें नहीं दिया गया है। तो ये दोनों सही हैं। चलिए आगे देखिए, प्रोटीन संरचना अनुसंधान में सफलता के लिए रसायन विज्ञान 2024 का नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो रसायन के लिए हम देखे थे, तो रसायन के लिए हम क्या याद किए थे? तो इसे रसायन के जो से याद किए थे तो बेकर था, बेकिंग पाउडर से लिखे थे, जंप करता है और डेमिस। तो यहाँ बेकर, जॉन जंपर और डेमिस हसाबित इन्हें जो है दिया गया है रसायन का नोबेल पुरस्कार। किसके लिए? प्रोटीन संरचना अनुसंधान के लिए। भौतिकी के नोबेल पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है? तो यह है जॉन हॉपफील्ड और जेफरी हिंटन। तो यहाँ फील्ड और टन से याद किए थे, फील्ड और टन से ये दोनों जो है फिजिक्स से संबंधित है, तो भौतिक को दिया गया था जॉन हॉपफील्ड और जेफरी हिंटन को। आगे देखिए, भारत के सर्वोच्च खेल पुरस्कार मेजर ध्यानचंद खेल रत्न 2024 के कुल कितने खिलाड़ियों को जनवरी 2025 में सम्मानित करने की घोषणा की गई है? तो कितने खिलाड़ियों को? 4 खिलाड़ी, जिनका नाम हम देखे भी हैं। अक्टूबर 2024 में प्रदान किए गए 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कारों में संबंधित निम्न कथन पर भी जांच कीजिए। तो यह जो है, इसमें सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार उड़ीसा को प्रदान किया गया है, यह सही है। इसमें सर्वश्रेष्ठ जिले का पुरस्कार उत्तर प्रदेश के बांदा जिले को प्रदान किया गया है, तो यह जो है गलत है। तो यह जो है सर्वश्रेष्ठ जिले के रूप में भी जो है उड़ीसा के एक जिले को दिया गया है। अगला देखिए, अब दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2024 के प्राप्तकर्ता कौन है? तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किन्हें दिया गया है? इस वर्ष जो है मिथुन चक्रवर्ती को दिया गया है। भारत के पहले विज्ञान रत्न पुरस्कार निम्नलिखित में से किसे सम्मानित किया गया है? तो किन्हें दिया गया है? गोविंद राजन पद्मनाभम। तो गोविंद राजन पद्मनाभम को जो है पहला विज्ञान रत्न पुरस्कार दिया गया है। 2024 बुकर सम्मान समंथा हार्वे को किस उपन्यास के लिए दिया गया है? तो समंथा हार्वे का उपन्यास था, कौन सा उपन्यास था? ऑर्बिटल, इसी के लिए जो है इन्हें बुकर सम्मान दिया गया है। और कैरिस के लिए जो है कौन सा पुरस्कार दिया गया है? अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जो है कैरोस के लिए दिया गया है। किसी और को सुमेलित करना है यहाँ कौन कौन से जो है किस संबंध में अवार्ड जीता गया है। तो निकिता पोरवेल, तो निकिता पोरवेल जो है कौन सा? निकिता पोरवेल ये जो है फेमिना मिस इंडिया का अवार्ड जीती है निकिता पोरवेल। वही रिया सिंह का जो है मिस यूनिवर्स का इंडिया के लिए जो है मिस यूनिवर्स इंडिया का खिताब जीती है, और मिस यूनिवर्स में जो है भारत की प्रतिनिधित्व भी किया गया था। ध्रुवी पटेल, तो ध्रुवी पटेल जो है यह जो है कहा मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड, तो मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड ध्रुवी पटेल रही हैं। और गौरी गोथनकर मिस अर्थ इंडिया रही हैं। ठीक, तो ये याद रखेंगे आप।
चलिए आगे देखिए, 34वां व्यास सम्मान 2024 पुरस्कार किसे दिया गया है? तो इसे हम पढ़े थे, तो इन्हें किन्हें दिया गया है? यह सूर्यबाला को। 34वां व्यास सम्मान 2024 सूर्यबाला को दिया गया है। 2024 गोल्डमैन प्राइज एशिया सम्मिलित के गोल्डमैन प्राइज एशिया के गोल्डमैन प्राइज किसे सम्मानित किया गया है? तो यह किन्हें सम्मानित किया गया है? आलोक शुक्ला को जो है दिया गया है गोल्डमैन प्राइज, ठीक, 2024 का। चिकित्सा और फिजियोलॉजी के नोबेल पुरस्कार अर्थात चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार किसने दिया गया है? तो यह दिया गया है दो लोगों को दिया गया है। कौन कौन से हैं? एब्रोस और गैरी रुकविन। तो विक्टर एब्रोस और गैरी रुकविन दोनों को दिया गया है चिकित्सा का फिजियोलॉजी नोबेल पुरस्कार। आगे देखिए, हाल ही में चर्चा में रही पायल कपाडिया से संबंधित निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। तो पायल कपाडिया चर्चा में रही, इसके संबंध में आप बताएंगे। यह गोल्डन ग्लोबल पुरस्कार 2025 के लिए नामांकित होने वाली पहली भारतीय निदेशक है। तो ये सही है, बिल्कुल सही आंसर है। तो गोल्डन ग्लोबल पुरस्कार 2024 के लिए नामांकित किया गया है पायल कपाडिया को। इन्हें उनकी फिल्म द स्काइज एज के लिए गोल्डन ग्लोबल नामांकन किया गया है। तो यह गलत है। तो देखिए क्वेश्चन ए जो है सही हो जाएगा। दिसंबर 2024 में के बिरला फाउंडेशन के प्रसिद्ध हिंदी लेखिका सूर्यबाला को उनके उपन्यास कौन देश के वासी वेणु की डायरी, इसी के लिए जो है इन्हें 34वां व्यास सम्मान दिया गया है। तो यह बिल्कुल सही है। यह सम्मान वर्ष 1993 में स्थापित हुआ था। तो यह जो है गलत है, 1991 से हुआ है। तो 1990-91 में जो है स्थापित किया गया था के बिरला फाउंडेशन के द्वारा। चलिए आगे देखिए, अब दिसंबर 2024 में चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड 2024 की घोषणा की गई। लाइफ टाइम अचीवमेंट की श्रेणी में किस भारतीय को इस अवार्ड से चुना गया है? तो कौन से है? माधव गाडगिल। तो माधव गाडगिल को जो है चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड के लिए जो है चुना गया है। नवंबर 2024 को किस वर्ष 2024 के 20वें अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो किसे दिया गया है? यह दिया गया है नीला इब्राहिमी। तो नीला इब्राहिमी में जो है 20वां अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार दिया गया है नीला इब्राहिमी को। दिसंबर 2024 को किस वर्ष 2024 के इंदिरा गांधी शांति निःशस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार के लिए सम्मानित किया गया है? तो यह किसे दिया गया है? देखे थे हम, मिशेल बेचलेट को जो है इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार दिया गया है निःशस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार के रूप में, ठीक। अगला देखिए, 73वां मिस यूनिवर्स 2024 की प्रतियोगिता के संबंधित निम्न कथन पर विचार कीजिए। तो देखिए, 16 नवंबर 2024 को इस सौंदर्य प्रतियोगिता का आयोजन टोक्यो जापान में किया गया था। तो ये सही है, टोक्यो जापान में हुआ था। प्रतियोगिता में डेनमार्क की विक्टोरिया केजर ने वर्ष 2024 का मिस यूनिवर्स जीता है। तो हम इसे पढ़े थे। तो यह जो है विक्टोरिया केजर को नहीं दिया गया है। तो डेनमार्क नहीं है, विक्टोरिया केजर। देखिए देश का नाम जो है गलत है। तो ये जो है आप देख लेंगे। फरवरी 2024 में लाल कृष्ण अडवाणी को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो लाल कृष्ण अडवाणी को जो है भारत रत्न के लिए घोषित किया गया है लाल कृष्ण अडवाणी को। चलिए आगे है, 7 अक्टूबर 2024 को चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की घोषणा की गई, जिसके संबंध में निम्न कथन पर विचार कीजिए। तो चिकित्सा विज्ञान के संबंध में नोबेल पुरस्कार, इस वर्ष यह पुरस्कार विक्टर एब्रोस और गैरी रुकविन को संयुक्त रूप से प्रदान किया गया है। सही है। इन्हें यह पुरस्कार मानव विकास में जीनोम संबंधी खोज के लिए दिया गया है। तो ये जो है गलत है। इस बार जो है जीनोम संबंधी खोज के लिए नहीं दिया गया है। यहाँ सेल्स में जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के संबंध में कुछ के लिए दिया गया था, सॉरी गहन। चलिए अगला देखिए, अब अक्टूबर 2024 में भौतिक विज्ञान के नोबेल पुरस्कार की घोषणा की गई। इसके संबंध में आप बताना है। इस वर्ष यह पुरस्कार दो वैज्ञानिक जॉन J.H. हॉपफील्ड और जेफरी हिंटन, ये दोनों को ये सही है। इन्हें यह पुरस्कार सेकंड में बहुत छोटे हिस्से के दौरान परमाणु के इलेक्ट्रॉन का शोध करने के लिए दिया गया है। तो यह भी जो है गलत है। इसका संबंध जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित खोज के लिए दिया गया है भौतिक का नोबेल पुरस्कार। आगे देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2024 दक्षिण कोरिया की लेखिका हांगकांग को प्रदान किया गया है। यह पुरस्कार पाने वाली 15वीं महिला है हांगकांग। तो यह कौन सा साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है? तो पहला है, यह पहला आंसर जो है ऑप्शन बस सही है। अक्टूबर 2024 में किसे 25वां लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय उत्कृष्ट पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है? तो यह जो है राजश्री बिरला को दिया गया 25वां लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार राजश्री बिरला को। सितंबर 2024 में किसे वर्ष 2024 का प्रतिष्ठित शास्त्री रामानुजन पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो यह दिया गया है डॉक्टर एलेक्जेंडर को जो है रामानुजन पुरस्कार 2024। 31 अगस्त 2024 को घोषित 66वें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। तो यह जो है इस वर्ष भारत की सुनीता नारायण, तो यह रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से संबंधित है। सुनीता नारायण को यह पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है 2024 के लिए, याद रखेंगे। तो ये गलत है, भारत के किसी को भी नहीं दिया गया है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। यह एशिया का नोबेल कहलाता है। तो एशिया का नोबेल पुरस्कार है रेमन मैग्सेसे, तो भारत के किसी को भी नहीं दिया गया है। यह पुरस्कार फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे के स्मृति में प्रदान किया जाता है। यह सही है। यह पुरस्कार की स्थापना 1957 में हुई थी। तो यह भी सही है। तो ये दोनों कथन सही है। यह सही नहीं है, भारत के किसी भी व्यक्ति को नहीं दिया गया इस वर्ष रेमन मैग्सेसे पुरस्कार।
अभी हाल ही में तिमोर लेस्ते ने के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द ऑर्डर ऑफ तिमोर लेस्ते निम्नलिखित में से किस शासन अध्यक्ष राष्ट्र अध्यक्ष को दिया गया है? तो आप जान रहे हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को जो है तिमोर लेस्ते द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द ऑर्डर ऑफ तिमोर लेस्ते दिया गया है। तो यहां तक क्या हो गया हमारा प्रमुख जो पुरस्कार है उसके संबंध में। अब अगला चैप्टर है हमारा चर्चित अभियान। तो ये वीडियो जो है काफी लंबा हो गया है, पर हमने जो टारगेट रखा था 4 वीडियो में पूरे एमसीक्यू को कंप्लीट करने का, तो हम उसे पूरा करेंगे। तो देखिए इस चैप्टर को और इसमें कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद जो है हम अगले वीडियो में सभी को बचे हुए हैं उसे कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए चर्चित अभियान। तो हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिएगा। चलिए तो देखिए इसमें है पहला क्वेश्चन है 73वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2024 का विषय क्या था? तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला कहाँ प्रगति मैदान में आयोजित किया गया था और इसका विषय क्या था? 2047 में विकसित भारत बनाना, तो यह इसका विषय था। भारतीय संविधान की 75वीं वर्षगांठ का जश्न किस अभियान टैगलाइन के तहत मनाया गया है? तो 75वां वर्षगांठ का जश्न किसके तहत मनाया गया है? हमारा संविधान हमारा सम्मान, इस विषय के साथ जो है मनाया गया था। फरवरी 2024 में नई दिल्ली में पीएम मोदी द्वारा भारत टेक्स 2024 कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। यह किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यह याद रखेंगे कार्यक्रम भारत टेक्स, तो भारत टेक्स 2024 यह किससे संबंधित है? कपड़ा उद्योग, तो टेक्सटाइल से याद रखेंगे टेक्सटाइल, तो टेक्सटाइल से कपड़ा होता है तो कपड़ा से संबंधित था। नई दिल्ली में प्रारंभ किया गया था फरवरी 2024 में मोदी जी द्वारा। जल संचय जन भागीदारी पहला का शुभारंभ कब किया गया? तो जन भागीदारी पहल का शुभारंभ कब किया गया है? तो यह किया गया है 6 सितंबर 2024 को। इसमें जो है छत्तीसगढ़ का प्रमुख स्थान था, प्रथम स्थान के आसपास था, तो आप देख सकते हैं इसे हम पढ़े थे। देश के केबल आधारित सबसे लंबी सेतु का नाम क्या है जिसका हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा गुजरात में उद्घाटन किया गया है? तो कौन सा है? सुदर्शन सेतु। यह केबल आधारित है, यह कहाँ? ओखा से द्वारका को जोड़ता है, तो ओखा द्वारका के बीच बनाया गया है यह पुल को, क्या नाम है? सुदर्शन सेतु। चलिए अगला क्वेश्चन है अब मार्च 2024 में भारतीय नौसेना के पाकिस्तानी नागरिकों को सोमाली समुद्री डाकुओं से छुड़ाने के लिए ऑपरेशन कहां चलाया गया है? तो कहां ऑपरेशन चलाया गया है? अरब सागर में। तो भारतीय नौसेना ने पाकिस्तानी नागरिकों को सोमाली समुद्री डाकुओं से छुड़ाने के लिए यह चलाया है ऑपरेशन अरब सागर में। एक पेड़ मां के नाम अभियान का शुभारंभ कब हुआ था? तो 5 जून को हुआ था। नरेंद्र मोदी जी द्वारा एक पेड़ मां के नाम अभियान की शुरुआत किया गया था। भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास कौन सा है? तो सबसे बड़ा बहुराष्ट्रीय कौन सा है? मिलन। तो मिलन जो है बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास है। आगे देखिए राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल संग्रहण की नई प्रणाली के तहत टोल शुल्क कैसे काटा जाएगा? तो टोल शुल्क कैसे काटा जाएगा? बैंक खातों से सीधे कटौती किया जाएगा। तो अब जो है टोल फीस जो है बैंक खातों से डायरेक्ट काटा जाएगा। सूरजकुंड शिल्प मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो सूरजकुंड शिल्प मेला यह जो है फरीदाबाद में आयोजित किया जाता है, फरीदाबाद में। आगे देखिए 10वें शताब्दी के में सूरजकुंड में ऐतिहासिक जलाशय का निर्माण किसने करवाया था? तो सूरजकुंड में 10वीं शताब्दी में किसने कराया था? तोमर राजवंश द्वारा कराया गया था। सूरजकुंड में एक जलाशय का निर्माण 10वीं शताब्दी में तोमर राजवंश द्वारा। 12 मार्च 2024 को पोखरण में आयोजित भारत का शक्ति अभ्यास क्या है? तो यह कौन सा था? स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को प्रदर्शित करने वाला एक सैन्य अभ्यास था, स्वदेशी रक्षा। ठीक, पोखरण में आयोजित किया गया था। वियतनाम और भारत द्विपक्षीय सेना अभ्यास, जिसे विन बैक्स के नाम से जानते हैं, वियतनाम और भारत इन दोनों के मध्य होता है द्विपक्षीय सेना अभ्यास। इसका 5वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका 5वां संस्करण जो है अंबाला, हरियाणा के अंबाला में आयोजित किया गया था। मैत्री का पूरा नाम क्या है? तो ये मैत्री जो है पहल जो है क्वाड के द्वारा स्टार्ट किया गया है। तो क्वाड शिखर सम्मेलन 2024 में जो है किया गया था, मैत्री का शुभारंभ किया गया था। इसका फुल फॉर्म बताना है, तो इसका फुल फॉर्म है मैरीटाइम इनिशिएटिव फॉर ट्रेनिंग इन इंडो। तो मैरीटाइम इनिशिएटिव फॉर ट्रेनिंग इन इंडो, ये इसका फुल फॉर्म है मैत्री का। वर्ष 2025 में प्रथम मैत्री कार्यशाला की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो यह जो है भारत करेगा प्रथम मैत्रीशाला का। तो 2024 का जो बैठक है उसमें जो है निर्णय लिया गया है। 24 और जो 25 का बैठक आयोजित करने वाले हैं, 25 का क्वाड सम्मेलन जो है कहाँ? भारत में। तो भारत जो है इसकी पहली मेजबानी करेगा। प्रोजेक्ट नमन भूतपूर्व सैनिक व उनके परिवारों की सहायता का शुभारंभ कब किया गया था? प्रोजेक्ट नमन जो है भूतपूर्व सैनिक और उनके परिवारों की सहायता के लिए जो पेंशन दिया जाता है उसके लिए जो है बनाया गया प्रोजेक्ट नमन, उसे आसान बनाने के लिए। तो यह कब प्रारंभ किया गया? 30 अगस्त 2024 को, 30 अगस्त 2024 को इसका शुभारंभ किया गया है। आगे देखिए तरंग शक्ति भारत का प्रथम बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास है। तो वायु अभ्यास है ये, और इससे पहले हम देखे थे वो क्या था? वह जो है नौसेना अभ्यास था। तो ये जो है तरंग शक्ति जो है वायु अभ्यास है, बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास। और इसका जो है आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका याद रखेंगे सुराल तमिलनाडु के और राजस्थान के जो दोनों स्थानों पर किया गया है। क्रूज भारत मिशन का संचालन तिथि है। तो क्रूज भारत मिशन का संचालन कब से कब तक किया गया? 1 अक्टूबर 2024 से 31 मार्च 2029 तक किया जाना है क्रूज भारत मिशन का संचालन।
श्वेत क्रांति 2.0 का संबंध किससे है? तो इसका श्वेत क्रांति पहला का भी जो संबंध था दूध के उत्पादन से था, इसका भी है दूध उत्पादन से है। श्वेत क्रांति 2.0 का शुभारंभ कब से किया गया? तो यह जो है 19 सितंबर 2024 से। तो याद रखेंगे 19 सितंबर 2024 से श्वेत क्रांति 2.0 का स्टार्ट किया गया है। इनमें से कौन सा असत्य कथन था? असत्य कथन आपको बताना है। तो इसमें से देखिए ऑपरेशन अजय का संबंध है। हमास इजराइल युद्ध के दौरान भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन अजय चलाया गया। ऑपरेशन कावेरी सूडान में गृह युद्ध हो रहा था, उस दौरान जो है भारतीयों को वापस लाने के लिए, सुरक्षित निकालने के लिए था। सूडान में कावेरी, ऑपरेशन कावेरी। और ऑपरेशन गंगा, यह यूक्रेन और रूस के मध्य जब युद्ध चल रहा था उस समय जो है भारतीयों को सुरक्षित निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया गया था, यह था। तो ऑपरेशन दोस्त भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के लिए है, तो यह जो है गलत है। यह जो है कहाँ भेजा गया था? तो यह जो है भेजा गया था, ये तुर्की से संबंधित है। तुर्की में जो आपदा आया था उस समय जो है उनकी सहायता के लिए ऑपरेशन दोस्त मिशन चलाया गया था। अगर देखिए जनजाति गृह प्रवास योजना का संचालन किस मंत्रालय के द्वारा किया जाता है? जनजाति गृह प्रवास योजना का संचालन जो है यह किया जा रहा है पर्यटन मंत्रालय द्वारा। तो पर्यटन मंत्रालय द्वारा जो है जनजाति गृह के लिए जो है गांव ढूंढ रहे हैं, उस गांव को जो है पूरा पर्यटन के रूप में विकसित किया जाएगा पर्यटन के लिए। तो पर्यटन मंत्रालय द्वारा यह चलाया जा रहा है जनजाति गृह प्रवास योजना। ठीक, तो यहाँ तक कि हमारा कंप्लीट होता है ये अभियान भी। तो अगले वीडियो से हम यहाँ से पढ़ेंगे रिपोर्ट व सूचकांक से। उम्मीद है कि आपको हमारा मेहनत पसंद आ रहा है। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ तक के देखने के लिए धन्यवाद।